Hello Raki, how are you? Always first to come. Good afternoon, Pramod Kumar ji. Good afternoon, Rajiv Verma sir. प्रणाम दीपक जी, मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार भी बेहतर होगा सर। हेलो जयंता, हाउ आर यू? हेलो दिनेश जी, वेलकम सर। आई एम गुड पायल, आई होप यू आर ऑल्सो गुड। गुड आफ्टरनून मनोज। हरे कृष्णा कल्पना मैम। आई एम ग्रेट राखे, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन। गुड आफ्टरनून रस्तोगी साहब। राधे राधे हर्ष जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून प्रकाश जी। गुड नून श्वेता, हाउ आर यू? राम राम रोहिल्ला साहब। गुड आफ्टरनून राजकिशोरी मैम। हाफ सेंचुरी डन। गुड आफ्टरनून इमरान। गुड आफ्टरनून भाविका मैम। थैंक यू तिवारी जी, यू आर ऑल्सो वेलकम सर। गुड नून श्रीचंद जी। गुड आफ्टरनून अजय, आई एम गुड, आई होप एवरीवन इज गुड आउट देयर। गुड मॉर्निंग पवन सर। नमस्कार नवज्योति जी। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून शालू। हर्ष जी बोल रहे बस हलवाई वाली फीलिंग आ रही है लॉकडाउन में। चलिए अच्छा सर, हमारे देश में वैसे भी पीछे प्रचलित हुआ था ये एज ए व्यवसाय, तो उम्मीद करते हैं कुछ नहीं होगा तो हलवाई तो होंगे ही यार। आजकल तो हल्दीराम हो या बिकानो, हलवाइयों की बड़ी पूछ है। तो एक स्टीव जॉब्स भी बोलते थे जब भी समय हो तो कुछ नया सीख लेना चाहिए। तो आपने एक अच्छा नया प्रोफेशन सीखा है। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नमस्कार मुकेश जी। गुड आफ्टरनून जैन साहब, कैसे हो आप? प्रणाम शुक्ला जी। प्रणाम सुमित, कैसे हो? गुड आफ्टरनून वसीम खान जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून अविनाश जी। गुड आफ्टरनून विशाल। गुड आफ्टरनून स्तुति जी। गुड आफ्टरनून संजीव भैया। कैलाश जी, ग्रेट मॉर्निंग कैलाश जी। गुड आफ्टरनून हनी रोनाल्डो। गुड आफ्टरनून नैना, आई एम गुड एंड आई होप इट्स गुड कि डेली हम लोग मिल पाते हैं। आई एम एबल टू कन्वे माई सेल्फ टू यू, सो इट्स गुड टू सी नैना। आई एम गुड अल्पना, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून प्रगति मैम, आपके मैसेजेस मिले, कल आप लाइव नहीं देख पाए, आपने रिकॉर्डेड देखा और आपने जो मैसेजेस किए वो भी मैंने पढ़े थे। प्रशांत रॉय जी सबको बैसाखी विश कर रहे हैं, तो सबको प्रशांत जी की तरफ से मैंने बैसाखी कर दी है। बस अब चेन मत चलाने की वापसी रिवर्स करने लगे, वरना बड़ा सारा लंबा सेशन चला जाएगा। बट थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। हैप्पी बैसाखी टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून अर्जुन। गुड आफ्टरनून हराधन मंडल जी। गुड आफ्टरनून प्रमोद। नमस्कार भाई साहब, प्रमोद भाई साहब। गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी। गुड आफ्टरनून लोकेश जी। गुड आफ्टरनून मोनिश मैम। गुड मॉर्निंग चौहान साहब। भैया आवाज आवे।
So I think we shall start today's topic and let's not make it late. Start करते हैं. Good afternoon, Sonali. Thank you, Avinash ji. Thank you so much. Good afternoon, Desai ji. Good afternoon, Ana Khan ma'am. आपका असली नाम मिसबा खान. I don't know, but I know some ma'am is behind. तो whomsoever it is, I don't know the name. But very very good afternoon to you. Good afternoon, मनोज साहू जी. आपके बड़े सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं और लेकिन सर उन लोगों को क्वेश्चन आंसर करने को बोलिए, तभी मैं उन लोगों को ऐड कर सकता हूँ. गुड आफ्टरनून अश्विनी जी. चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज जो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो दोनों लगभग साइमल्टेनियसली साथ लिए जा सकते थे, तो मैंने सेलेक्ट किया कि इन दोनों को बंडल करके हम साथ में ले लेंगे. दोनों का बेसिक्स सेम नहीं है, दोनों का बेसिक्स थोड़ा अलग अलग है, लेकिन आयुर्वेद के लिहाज से दोनों का बेसिक कहीं ना कहीं मैच हो जाता है. दूसरी बात क्या है कि एक दूसरे को हेल्पिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो इस कारण से भी मैंने कोशिश किया कि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को साथ में रखूं. तो इसलिए मैंने इन प्रोडक्ट्स को चुना है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ लाने के लिए चुना है. सबसे पहले आज के टॉपिक में मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा. 2-3 बातों में क्या होगा, एक तो मैं बात करूँगा गुड बिजनेस की, नॉट बिजनेस टॉक, बहुत से लोग घबराए नहीं, गुड बिजनेस की टॉक. दूसरी बात क्या रहेगा कि हाउ टू रिलीव दोज पीपल हु आर इन पेन. थर्ड चीज अपना प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले वही जो डेली हम बोलते हैं कि डेली फ्यू बेसिक्स हैं. हर प्रोडक्ट की ना एक कहानी होती है, हर प्रोडक्ट का एक बेसिक रहता है, जिस बेसिक की वजह से ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो पाता है. और 99.99% लोग एक ही गलती करते हैं कि वो जो है प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें रटने की कोशिश करते हैं. लेकिन बड़ा सिंपल होता है अगर आपको उस प्रोडक्ट के बिहाइंड स्टोरी मालूम हो, अगर आपको उसके प्रोडक्ट के उत्थान का रीजन मालूम हो या उससे जुड़े फैक्ट्स मालूम हो हो सकता है टेक्निकल बहुत ज्यादा भी याद ना रख पाए, लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मालूम है तो ऐसी किसी सिचुएशन को हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं एंड टाइम आने पे हम उसको किसी को बता पाने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. तो 2-3 चीजों की बात करनी है. अब सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेन्स की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द. इस चीज के बारे में बड़े लंबे टाइम से फोकस था. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कि सॉल्यूशन इस टाइम पे लगभग हिंदुस्तान के 25 से 30% घर देखते हैं, कम से कम है यह आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं. 50% घर अगर मैं बोलूं तो 50% घर की भी पॉसिबिलिटीज है. रीजन बीइंग क्या है, आज से 3 साल पहले 2017 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 2016 एंड का है वैसे तो डेटा, आप 2017 की शुरुआत मान के चलिए. 2017 का मैं डेटा दे रहा हूं, जिस डेटा के अंदर उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 18 करोड़ और 60 लाख ऑर्थो पेशेंट्स थे जो इंडिया के अंदर मौजूद थे, जो रजिस्टर्ड थे, जिनका कि हॉस्पिटल्स वाले डेटा दे सकते थे कि जी 18 करोड़ 60 लाख लोगों को जोड़ों की शिकायत है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से रजिस्टर हुए हैं. अगर मैं 4 व्यक्तियों का या 3 व्यक्तियों का भी एक परिवार मान लूं तो यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 54 करोड़, अर्थराइटिस जो है जोड़ों का दर्द जो है वो इस टाइम पे 54 करोड़ परिवारों तक फैला हुआ है. यानी 54 करोड़ घर होंगे, अगर एक एक होगा तो 18 करोड़ होते हैं, किसी के घर में 2 भी होंगे, किसी के 3 भी होंगे. तो एवरेज इसलिए मैंने किया कि हिंदुस्तान में अगर 130 करोड़ लोग हैं और हम 3 से उनको डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ परिवार आएंगे. 40 करोड़ परिवारों में से लगभग 18 करोड़ लोगों को मैंने बताया कि 2017 की शुरुआत या 2016 के एंड का डेटा है कि 18 करोड़ 60 लाख लोगों को उस टाइम पे ऑर्थोपेन का प्रॉब्लम था, जॉइंट्स का प्रॉब्लम था.
अगर हम सिवियरिटी जोड़ दें इसके अंदर बैक पेन की, स्पाइनल इश्यूज की, सर्वाइकल इश्यूज की, बोन रिलेटेड इश्यूज जोड़ दें, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी कोई घर नहीं होगा जो इस प्रॉब्लम से बचा हो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको समझना ज़रूरी है। तो अगर इसको देखें तो गुड बिजनेस के लिहाज से देखें, बिजनेस के लिहाज से पहले मैं देखता हूं तो बिजनेस के लिहाज से भी ये एरिया एक बहुत फर्टाइल एरिया है। इट्स अ ग्रोइंग एरिया एंड अ वेरी फर्टाइल एरिया। अच्छी बात यह है इस प्रॉब्लम के साथ कि हम लोगों के केस में कि आयुर्वेदा कुछ ऐसी बीमारियों का रूट लेवल पे काम करके उन्हें क्योर करता है, जिनको भी क्योर करता है ग्रास रूट लेवल से क्योर कर देता है। और अगर रूट से क्योर हो जाएगा तो वाकई में गुड बिजनेस है। कई लोग बोलते हैं कि यार बीमारी को ना इन्होंने बिजनेस बोल दिया, इनकी सोच बड़ी खराब है, इनका इरादा बड़ा खराब है। हम बीमारी को बिजनेस नहीं बोल रहे हैं, बीमारी के समाधान को बिजनेस बोल रहे हैं। और किसी ना किसी को तो समाधान देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई सामने आएगा, तो दैट पर्सन विल गिव सॉल्यूशन। तो द पीपल हु गिव सॉल्यूशंस टू द पीपल प्रॉब्लम आर पीपल वेयर आई से कि दे आर डूइंग गुड बिजनेस। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बैड बिजनेस होते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं, उन्हें रूट लेवल पे क्योर करने की इच्छा ही नहीं रखते, इरादा नहीं रखते, और कुछ भी इधर उधर कर करा के उस प्रॉब्लम से पैसा कमाते हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पैसा कमाते रहते हैं। उस प्रॉब्लम को बोला जाता है, उस बिजनेस को बोला जाता है बैड बिजनेस। तो अगर गुड बिजनेस करने का मौका मिलता है तो ये परमात्मा की नेमत होती है कि हम लोग किसी गुड बिजनेस का पार्ट बन पाए। अब मॉडर्न साइंस के तरीके से भी, पुराना आयुर्वेदिक साइंस के तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्थो प्रॉब्लम को। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। 3 प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं। एक जोड़ों का दर्द होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक रहता है जिसको हम बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस या आरए। उसमें आरए फैक्टर चेक होता है। उसमें भी 2 वेराइटीज आ जाती हैं, जिसको मैं सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर देता हूं। आरए फैक्टर, सूडो आरए फैक्टर। आरए फैक्टर वो होता है जहां आपके सिम्टम्स नजर आए, चीजें हुई, आपने आरए फैक्टर को चेक करवाया और ब्लड टेस्ट में भी आरए फैक्टर आ गया। सूडो आरए फैक्टर वो होता है कि सिम्टम्स सब आरए के होते हैं, जो आपका डायग्नोज कर रहा है उसको पता है कि ये सारे सिम्टम्स आरए के हैं, पूरा रेमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स उभर गए हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट में कभी भी नहीं आता। तो उसको एक तरीके से मेडिकल भाषा में तो और शब्द दिया गया है, लेकिन मैं सूडो आरए बोलता हूँ। सूडो आरए मतलब है आरए, लेकिन आरए जैसा वो नहीं आ रहा, ब्लड रिपोर्ट्स में बार बार नहीं आ रहा है। तीसरा फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आरए फैक्टर को ही आम जन भाषा में बोला जाता है गठिया का रोग। तीसरा जो होता है वो यूरिक एसिड है, जिसे हम बीमारी को बोलते हैं गाउट, जो कि यूरिक एसिड से बनती है। कई लोग गाउट को गठिया को भी मिक्स कर देते हैं, कई लोग गठिया यूरिक एसिड को भी बोल देते हैं। तो अगर गठिया बोल रहा है तो बड़ा स्पेसिफिक हमें व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो गठिया बोल रहा है, मालूम नहीं है कि वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहा है या वो बात कर रहा है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो वहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि तीनों बीमारियों का होने का साइंटिफिक रीजन अलग अलग है, आयुर्वेदिक रीजन भी अलग अलग है। मतलब एक को वात बोला जाता है, एक को आम बोला जाता है, और तीसरे को आयुर्वेद की भाषा में गठिया बोला जाता है, यूरिक एसिड की। लेकिन गठिया आजकल रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा नोमेनक्लेचर की वजह से, अदरवाइज पीपल वुड बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज्ड। तो बेटर ये है कि अगर ये टर्म्स इंग्लिश में आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, व्हाट इज यूरिक एसिड। हम लोगों के पास उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर कर पाऊं। उससे पहले हमारे को एक चीज को क्लियर करना है। सबसे पहले, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि खाली हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि खाली हम लोगों को बीमार करें और उनको इलाज करें। द अर्जिनाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आज हम आए हैं तो एक पोस्ट और प्री एरा डिफाइन करें कि हम लोगों की प्री से पहले क्या था और इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद पोस्ट एरा क्या आया।
अच्छे बिजनेसेस वो होते हैं जिनकी आने के बाद लोग ये क्लियरली डिफाइन कर पाए कि इनके आने से पहले ऐसा होता था, इनके आने के बाद ऐसा हो गया। और अगर हमारे प्री और पोस्ट एरा में डिजीज और डिजीज फ्री इंडिया आ जाए, या केमिकल और केमिकल फ्री इंडिया आ जाए, या केमिकल फ्री वर्ल्ड, केमिकल वर्ल्ड और केमिकल फ्री वर्ल्ड आ जाए, ऐसा अगर कुछ हम लोगों की एंट्री से हो जाए तो बड़ा सुखद होगा। कंपनियां रोज खुलेंगी, प्लान रोज बनेंगे, प्रोडक्ट रोज आएंगे, बहाने रोज मिलेंगे, लोग अपने बिजनेस को, अपने घर को चलाने के लिए सेल्स रोज करेंगे। लेकिन कामयाब वो है कि जिन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया, ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जिसके आने के बाद समाज और संसार प्री और पोस्ट एरा में चला गया। तो उस चीज का बात अलग है, उस चीज का तात्पर्य अलग है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम वो एजुकेट भी कर पाएंगे आगे चल के। भले ही हमारे ऑर्थोप्राश का एक भी पीस ना बिके, जिस दिन हम लोगों के ऑर्थोप्राश के एक भी पीस की जरूरत नहीं होगी, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन। अगर कोई बोलता है कि एक वक्त आएगा कि हम 100 करोड़ ऑर्थोप्राश महीने में बेचेंगे या 10 करोड़ ऑर्थोप्राश बेचेंगे, ये हमारा टारगेट है, तो मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि हमारा टारगेट उल्टा है। वन डे वी विश इन द रिजनाइन कि हमारा एक भी ऑर्थोप्राश ना बिके, डिमांड ना आए, मतलब सामने से ही डिमांड ना हो कि जी हमें इस प्रोडक्ट की आवश्यकता भी है। एक दिन हम ऐसा दिन देखें, एक दिन हम ऐसा हिंदुस्तान देखें, ये मेरी कामना है। इसीलिए मैं बात को वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से समझने का है। समझने की बात यहां पर आती है कि हम लोगों को पहले यह जानना पड़ेगा कि बोन प्रॉब्लम से पहले हमें बोन्स को जानना पड़ेगा। और हम जानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं है कि हमारे शरीर में हड्डियां गिनली कितनी हैं, हड्डियां होती किस चीज की हैं, ये सब जान लिया। लेकिन हम लोगों ने कभी ये गौर नहीं करा होगा कि हड्डियों का बेसिकली टारगेट क्या है हमारी बॉडी के अंदर। हड्डियां बनाई किस लिए गई? एक तो ठीक है कि हम लोगों के शरीर को वर्टिकल खड़ा करना है, स्मूथनेस रखना है, ये सब रखना है, हमारी बॉडी स्टेबल रहे, ये सब चीजें तो ठीक है। लेकिन असलियत में हड्डियों का एक और काम है, दीज बोन्स आर रिजर्वायर्स ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की टंकियों का काम करते हैं बोन्स। क्योंकि हम लोग एक बेसिक को भूल जाते हैं कि जैसे मैंने पिछली ट्रेनिंग में बात किया था, एक ट्रेनिंग में, कि हमारा जो ब्लड है दैट इज लाइक ए रिवर। हमारे लैंडस्केप में जैसे रिवर्स बहते हैं, ऐसे हमारा ब्लड है। जैसे रिवर नरिश कर रही है पूरी की पूरी लैंड बैंक्स को, ऐसे ही ब्लड नरिश करता है हमारी बॉडी को। और बॉडी जो है उसको बैलेंस करने के लिए ब्लड का जो बफर है, जो ब्लड की बफरिंग है, वो अल्कलाइन रहना चाहिए। अल्कलाइन ब्लड ही हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और टॉक्सिक वेस्ट को निकाल के बाहर निकाल के ला सकता है। उसके लिए हमारी कुदरत ने, हमारे नेचर ने सिस्टम बनाया था, प्रकृति ने सिस्टम बनाया, और जहां पर कुछ कानून बने, जहां पे कुछ गाइडलाइंस बनी जो कि तोड़ी नहीं जा सकती। मतलब ब्लड के बफर होने से पहले, ब्लड का बफर टूटने से पहले शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। नोमेनक्लेचर हुआ कि लास्ट रिक्वायरमेंट से, जैसे हमारी बॉडी में हम लोगों ने सुना होगा कि आदमी की सांस बंद हो जाती है, दिल कितनी देर बाद बंद होता है, ब्रेन 2 घंटे तक भी धड़कता रहता है, कई बार हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो हमने डॉक्टर्स को सीआरपी देते हुए देखा होगा कि वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और इलेक्ट्रिक शॉक अगर काम कर जाता है तो क्योंकि उस टाइम तक ब्रेन जीवित रहता है हमारा, तो आदमी का दिल भी दोबारा धड़कने लगता है और सांसें भी वापसी लौट आती हैं। बॉडी एक साथ पूरी नहीं मरती, किश्तों में मरती है, क्योंकि किश्तों में डिजाइन हुआ है कि बोस ब्रेन को बचा के रखना पूरी बॉडी का टास्क है कि कुछ भी हो आपको इस ऑर्गन को पहले प्रोटेक्ट करना। प्रायोरिटीज डिसाइडेड हैं कि अगर ब्रेन में ब्लड में बफरिंग घटने लगे या ब्लड में कुछ मिल जाए, कुछ भी एसिडिक ब्लड जाने लगे, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस बनाया गया था। बहुत साल पहले हम लोगों ने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस चीज को माना नहीं, इस चीज को जाना नहीं। बफर मीन्स राजीव जी की जो अल्कलाइन नेचर है उसका 8.8 पीएच लगभग बताया जाता है हमारे ब्लड का होता है, तो 8.8 पीएच मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही ब्लड में कोई एसिड घुलेगा
तो उस टाइम पे बफर टाइम मिलता है, एक बफरिंग होती है कि उस बफरिंग के अंदर या तो ब्लड के अंदर अल्कलाइन नेचर ब्लड का दोबारा रीएस्टेब्लिश कर दिया जाए, वरना अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो जान जाने में लंबा समय नहीं लगेगा। इसके बड़े सारे ढोंग रचे गए हैं, बड़े सारे झूठे प्रोडक्ट भी इस थ्योरी के तहत बेचे गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं, उसको थोड़ा जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक का हमने सुना है कि बुरा असर पड़ता है, दांतों पे हड्डियां गल जाती हैं। हमने चीनी का असर सुना है कि चीनी से गल जाती हैं, मीठे से गल जाती हैं। समझने की बात क्या है वो 2-3 पर्पस पे आप जाइएगा, उसके बाद आपकी चीजें ना घर पे बड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहली बात, जो भी चीज एसिडिक रहेगी, क्योंकि पीएच, सिंथेटिक पीएच जो है, अब सिंथेटिक भी होता है, नेचुरल पीएच भी होता है, यहां पर भी दो अंतर हैं। इसको भी हम साइंटिफिक समझेंगे और इसका जिक्र आयुर्वेद में भी है, मॉडर्न साइंस में भी है, इस मामले में कोई बात नहीं है। जितनी भी खट्टी चीजें रहती हैं, जैसे कि लेमन हो गया, हमारी इमली हो गई, टैमरिंड हो गया, या बेरीज हो गए, तो इन सब का जो पीएच होता है वो पीएच बड़ा लो होता है। 2 पीएच रहेगा, 3 पीएच आ जाएगा, 4 पीएच आ जाएगा। लेकिन हम एक बात बोलते हैं, पीएच एक होता है सेरम पीएच। सेरम पीएच मींस कि जब बॉडी में जाके ये मेटाबोलाइज होगा, बॉडी में जाके जब ये मेटाबोलाइज होगा, या इजी भाषा में बोलूं जब ये डाइजेस्ट होगा, तो इसके डाइजेशन के बाद बॉडी को इसमें से क्या पीएच मिलने वाली है, यानी कि ये बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला है या ऑक्सीजन को वहां से खींचने वाला है। अपने डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन को कम करेगा या ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। तो एक पीएच हो गया, एक सीरम पीएच हो गया। अब नींबू का पीएच अगर हम लेंगे तो क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड की मौजूदगी होती है, तो पीएच 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 पीएच आ जाएगा अगर हम पीएच मीटर से नापेंगे। अब कुछ लोग दिखाते हैं कि मान लीजिए कि पानी में ये है वो है तो अल्कलाइन हो गया, या ये पानी अल्कलाइन है, उसमें नींबू डालेंगे तो पानी एसिडिक होगा। बट दैट डज नॉट मीन कि वो बॉडी में जाके भी एसिडिक ही रहेगा, वो बॉडी में जाके अल्कलाइन हो जाता है, वो अल्कलाइन मीडियम के तौर पे काम करता है। मेटाबोलाइजेशन ऑफ नेचुरल सिट्रस थिंग्स इज वेरी मच डिफरेंट देन सिंथेटिक वंस। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच है वो 2 है और वो बॉडी में जाके मेटाबोलाइज ना होके ब्लड में जल्दी से घुलती है, इसलिए उसका पीएच लो करती है बॉडी का। उसके मेटाबोलाइजेशन से वो अल्कलाइन जाती नहीं है, वो एसिडिक की एसिडिक ही रह जाती है। ऐसी किसी सिचुएशन में हम लोगों को बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ता है। अब उस बॉडी को जब हम अल्कलाइन करने जाएंगे तो अल्कलाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जो चीज आपको एसिडिक दिख रही है उस चीज के अंदर आप मिनरल्स डाल दीजिए, या सिंपल भाषा में बोलूं सोल्ट डाल दीजिए। अगर हमने सोल्ट डाल दिया, मिनरल्स डाल दिया, सोल्ट्स है व्हाट, कैल्शियम सोल्ट, मैग्नीशियम सोल्ट, पोटेशियम सोल्ट्स, हम इन सोल्ट्स को सुनते हैं। अब मैं दूसरी भाषा में बात करता हूं तो सोल्ट्स क्या है? मैग्नीशियम सोल्ट सेंधा नमक, ठीक है। कैल्शियम सोल्ट्स हैं बड़े सारे, हम लोगों के पास चूना है, दैट्स अ कैल्शियम सोल्ट, ठीक है। पोटेशियम सोल्ट है, हमारे पास फिटकरी है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्ट्स। लेकिन हमारी बॉडी में नमक तो मौजूद होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी बॉडी में ब्लड में ये घुलता है और अगर कहीं उसके साथ कुछ भी अल्कलाइन नहीं है, वो अल्कलाइन मेटाबॉलिज्म में चेंज नहीं हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू अल्कलाइन नहीं बना, एश कन्वर्ट नहीं हुआ, तो होगा क्या कि हमारी हड्डियों में से बॉडी को होती है प्रोटोकॉल कि हड्डियों में से कैल्शियम मैग्नीशियम जो चाहिए वो निकालो, लेकिन इस बॉडी को, इस ब्लड को न्यूट्रलाइज किया जाए, इस ब्लड को इसके नॉर्मल पीएच पे सेंड किया जाए, क्योंकि ब्लड का पीएच बचाना पहली जरूरत है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता रहे, क्योंकि ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो आदमी कोलैप्स हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या उसका हार्ट कोलैप्सेशन पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किया क्या जाता है, रिजर्वायर ऑफ बोन से, रिजर्वायर ऑफ सोल्ट बोन से हम लोग वहां से मिनरल्स बॉडी निकाल लेती है और ब्लड को सेटल कर देती है। थोड़ी देर के बाद ये जो न्यूट्रलाइज्ड होता है ये हमारे यूरिन में बाहर निकल के आ जाता है। तो इस चीज की, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे दांत, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था जब शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे, हम प्रॉपर खाने के बाद 15-16 बार कुल्ला नहीं करेंगे, तो वहां पे जो एसिड बनता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे दांतों से लिया जाता है। ब्लड में हो गया और जहां पे भी ब्लड पहुंचेगा तो
तो वहां की हड्डियों से ले लिया जाएगा। इस तरीके से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। आर्थराइटिस के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती है। हड्डियों में हम देखते हैं कि छेद हो गए, वो बड़ी टाइम से, जैसे दीवारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस झड़ता है ऐसे हड्डियां झड़ गई हैं, तो उसको भी बोला जाता है ऑस्टियोमैलेशिया एक बीमारी है। ऐसी कई सारी बीमारियां। फिर ऑस्टियो की तो मतलब देखो, स्केलेटन का एक सिंपल सिस्टम है। डॉक्टर 50,000 बीमारी बताएगा स्केलेटन में, लेकिन स्केलेटन का एक सिस्टम है कि हड्डियों का स्ट्रक्चर तो पूरी बॉडी में एक ही है लगभग। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मोटा मोटा एक हड्डी पे इफेक्ट नहीं आता है तो लगभग पूरी बॉडी के ऊपर रहता है। सेम तरीके से शुगर सिंथेटिक हो जाती है। शुगर सिंथेटिक हो जाती है मतलब मिनरल लेस शुगर होती है, सिर्फ मीठा ही मीठा होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए या हमारा चीनी हो गया, स्वीटनर हो गया। तो इसमें गुड़ में क्या फर्क है, कई लोग पूछते हैं, आज मैं बता रहा हूं। इसमें और खांड में क्या फर्क है, रिफाइंड शुगर में और खांड में क्या फर्क है, और गुड़ में क्या फर्क आ जाता है। सिर्फ एक सिंपल चीज है, तीनों ही गन्ने से निकलते हैं। अब मैं जिसको ग्रीन केमिस्ट्री, ब्लैक केमिस्ट्री बोलता हूं, उसको आप थोड़ा सा और समझिएगा। गुड़ को निकालने के दौरान कोई भी केमिकल ऐसा यूज नहीं होता जो प्लांट बेस्ड नहीं होता, या उसकी जो प्रोसेस है वो कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं है। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है तो गन्ने के जो मिनरल्स होते हैं वो गुड़ के अंदर आके और डेंस हो जाते हैं, यानी कि इतने सारे गन्ने का गुड़ आएगा तो उस गुड़ में मिनरल्स बहुत ज्यादा आएंगे। फॉस्फोरस आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। हमारे नेचर के बनाए हर फूड के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर मिनरल्स होते ही होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन चीनी के अंदर वो मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, जिसको हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं। सिर्फ उसकी मिठास फिल्टर्ड की जाती है, रिफाइन की जाती है, इसलिए हम उसको फिल्टर्ड शुगर या रिफाइंड शुगर बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ शुगर का एक्सट्रैक्ट ले लिया गया, बाकी का जो नेचर बाइंडिंग्स थी वो छोड़ दी गई। मिनरल्स, जरूरी मिनरल्स छोड़ दिए गए। एक प्रोसेस तो देखिए कि पुराने टाइम में पुराने बुजुर्गों ने दिया, जहां हमने उल्टा मिठास को भी डेंस किया और मिनरल्स को भी डेंस किया। गुड़ बनाना इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। किसी ने सोचा होगा, किसी ने तरीका डेवलप किया होगा, एक ही तरीके से बनता है। एक बच्चे को मैं बोलूं कि मैं तेरे को गन्ना दे रहा हूं, गुड़ बना ले, या मैं एक पीएचडी होल्डर को भी आज की तारीख में बोलूं, जो लोग इसको साइंस नहीं मानते, तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग, एक पीएचडी होल्डर को प्रोसेस मत दिखाइए, उसको बोलिए कि जी ये गन्ने इनसे गुड़ बनता, गुड़ बना के दिखा दो, तो मैं गारंटी देता हूं 5-6 साल का, 10 साल का, हो सकता है जिंदगी भर का भी शोध हो जाए, ये नहीं पता लगेगा कि गुड़ कैसे बनेगा। या मैं किसी साइंटिस्ट को, बाहर के फॉरेन वाले को, जिन्होंने गुड़ देखा नहीं है, उन्हें हायर करूं और मैं उन्हें बोलूं कि ये गन्ना है, इससे इस तरीके से शुगर एक्सट्रैक्ट करना है कि इसका शुगर भी डेंस हो जाए, मतलब इतने सारे गन्ने का इतने में शुगर आ जाए और उसमें मिनरल्स भी डेंस हो जाए, ऐसी कोई प्रोसेस को डेवलप करो तो मेरे ख्याल से कोई 10-15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए शायद 3-4 साल लगा के अगर कोई साइंटिस्ट बाहर निकल के आएगा और वो उसको बोलेगा कि yes, now we have found a product out of our R&D, research and development, and now this product would be known by the name of Jaggery, and it has such and such potential benefits and so minerals and so vitamins, and this is a dense sugar. तो हम लोग ना उसको भाग भाग के खरीदेंगे, पागलों की तरह खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इट केम आउट ऑफ साइंस। अच्छा, ऐसा कुछ आविष्कार हुआ, इतने सारे गन्नों से, मतलब व्यक्ति ने इतने सारे नेचुरल मिनरल्स निकाल दिए, मिठास भी ज्यादा रहेगी और हम खाने के साथ खाएंगे तो डाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो बोलेंगे हाँ, दे हैव क्रिएटेड अ डाइजेस्टिव शुगर ब्लेंड मेड अप ऑफ ऑल मिनरल्स। लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने किया, उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया। हमने गुड़ को आउटडेट माना, हमने शुगर को इनडेट माना, क्योंकि उसके ऊपर मॉडर्न ब्लैक केमिस्ट्री की छाया पड़ गई थी। उसके बाद वर्जन दिए जाते हैं, गुड़ की शक्कर हो गई, खांड हो गया, खांड सार बोला जाता है। तो उसमें भी क्या होता था, खांड बनाते हुए भी, या हम लोगों के यहाँ पर शक्कर बनाते हुए भी, गुड़ की शक्कर, उन मिनरल्स को एक्सपेल नहीं किया जा सकता है। गन्ने के टॉक्सिन्स को फिल्टर कर दिया गया, उसके फाइबर को फिल्टर कर दिया गया, लेकिन शुगर के साथ डेंस मिनरल्स हमारे मौजूद रहे। डेंस मिनरल्स मौजूद रहे तो हमने ये मीठा खाया भी, तो हम लोगों को इस मीठे के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए।
ना ही हम लोगों के इस मिठे खाने से हड्डियां कमजोर हुई, लेकिन क्योंकि वो 15 साल किसी साइंटिस्ट ने आरएनडी में नहीं लगाया था, मैं गारंटी करता हूं वर्ल्ड के बड़े से बड़े साइंटिस्ट की लैब में गन्ना ले जाओ और उसको ये प्रोजेक्ट दो, बस अपने पूर्वजों का गुड़ बनाना मत सिखाना, एक बार खिला के मत दिखाना, मैं गारंटी देता हूं 15 साल तक आरएनडी चलेगी गुड़ बनाने की। और 15 साल बाद खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फिर आके मॉडर्न साइंस बोलेगी कि हमने ऐसी अचीवमेंट की है। और आप यकीन मानिएगा, अमेरिका ऐसा ढोल पिटेगा गुड़ बनाने का कि हमारे यहाँ के पीएचडी करे हुए लोग भी गुड़ खाने के पीछे पागल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह कि हम लोगों को वो रीमर्ज करना पड़ता है एज इन गुड शुगर। उसको तो हमने एक बेवकूफों के कटोरे में डाल रखा, जो 15 साल और खरबों डॉलर की आरएनडी से प्रोजेक्ट बाहर ना आए ना, वो हमारे यहाँ धक्के खाता है। और उसके मुकाबले एक ऐसी मिठास जिसके अंदर कोई मिनरल्स भी नहीं है, उसके मिनरल्स भी सोख के बाहर फेंक दिए, उसको वाइड एक्सेप्टेंस है, मतलब उसके लिए हम मरते हैं। उसका तो हम स्टॉक करने के लिए कोरोना काल में भी दुनिया के बाहर भीड़ लगा के खड़े थे। ये नहीं पता कि उसके खाने से हम कुछ नहीं कर रहे, हड्डियां ही गला रहे हैं, बल्कि हमने उसका काढ़े बनाने चालू कर दिए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब जब हमसे शुगर बर्दाश्त नहीं हुई तो हमने उसके काढ़े बनाए। काढ़े कैसे बनाए? चाय बनाते हुए पानी के साथ चीनी उबाल दी, मतलब एक तो पहले ही वो क्रिस्टलाइज नहीं हो रही थी, अब डीप क्रिस्टलाइज कर दी और डीप पेनिट्रेट कर दिया। और उस चीज को हमने अपने यहां पे नाम दिया चाय पत्ती। अब मेरे को कल गौरव जी बोल रहे थे तो मैं चाय पत्ती पे एक बार दोबारा सेशन लूंगा अपनी सीटीसीटी पे, तो और भी लोगों को और भी लॉजिक क्लियर होंगे बाद में कि कैसे चाय पीना भी हमारे घुटनों को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हमने उस चीज का नाम दे दिया चाय। चाय क्या है? चीनी का काढ़ा और जंग की पाउडर आया हुआ, जंग और कपड़े की डाई का पाउडर को मिक्स किया हुआ काढ़ा। काढ़े में देखिए इंग्रेडिएंट्स कितने खूबसूरत खूबसूरत डलते हैं, जिसको हम डेली 4 कप पीते हैं ना। एक दवाई पीते हैं हम 100 ml कैरामल कलर का, बड़ी टेस्टी दवाई होती है और वो शरीर में 70 प्रकार के नुकसान करते हैं। और यहां पर टॉपिक ले रहा हूं क्योंकि ऑर्थो पेन भी आता है उसकी वजह से। जब हम लोगों को बोलते हैं कि चाय पीना बंद कर दो जॉइंट पेन में, वो छोड़ते नहीं है, बोलते वो तो बेटा आदत पड़ चुकी है। अब आदत पड़ चुकी है तो मैं बता देता हूं, एक्चुअली बॉइलिंग वाटर में कुछ भी डालना हम उसको काढ़ा बोलते हैं। मॉडर्न साइंस में भाषा में बोला जाता है उसको डीक्रिस्टलाइज करना, पानी के माइक्रो क्लिस्टर कर देना, यानी वो सेल्स में जल्दी से घुस सके। और जो भी उस पानी को हमने दे रखा होगा मेडिकल तत्व यानी मेडिसिन, तो वो सेल्स में जल्दी जल्दी लेके जाएगा, क्योंकि उबलने के बाद पानी जो है वो माइक्रो क्रिस्टलाइज हो जाता है, छोटे 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 कणों में टूट जाता है। अब उस पानी पे पहले बुजुर्ग क्या बोलते थे? काढ़े बनाओ। काढ़े में क्या लोड करो? तुलसी लोड करो, दालचीनी लोड करो, क्लोव लोड करो, अदरक लोड करो, इलायची लोड करो। आज की तारीख में हम क्या लोडिंग करते हैं चाय के नाम पे? चाय बहुत अच्छी चीज है, कल्चर है, पूरे वर्ल्ड का कल्चर है, जापान में भी पूछा जाता है। हमारे यहां पर क्या कल्चर आ गया? हमारे यहां पे कल्चर क्या आया कि काढ़ा बनाओ। किस चीज का काढ़ा? काढ़ा बनाओ रिफाइंड शुगर का, फिल्टर्ड चीनी का काढ़ा। मतलब जो चीनी पहले ही नुकसानदायक है, कोशिश करोगे वो हमारे सेल्स में जाके घुस जाए, उसका काढ़ा प्रिपेयर कर दो। तो पहले तो पानी में उबलते पानी में काढ़ा तैयार होता है, हमारे यहाँ चीनी डाल देते खूब घुलती है। उसके बाद उसमें कुछ कमी रह जाती है, मतलब वो अभी इतना पॉइजनस नहीं हुआ है, तो उसको और पॉइजनस करने के लिए क्या होता है, हम सस्ता देख के, हमें यही नहीं पता कि चाय पत्ती होती क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, उसमें टैनिन होता है जो एक टाइम पे जाके कैंसर तक को रोक सकता है, एंटी कैंसर प्रोटेक्शन दे सकता है, आयरन के फेक मेटाबॉलिज्म को रोक सकती है चाय पत्ती। ये सब पे हमने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने उसके आगे क्या उसका नेक्स्ट वर्जन जोड़ दिया कि भैया चीनी के काढ़े में अब काढ़ा बनाना है जंग का और कपड़े की डाई का। तो अब बोलते हैं कपड़े रंगने की डाई, और वो हम डायरेक्ट क्यों डालेंगे? अरे भैया डायरेक्ट कौन डालने को बोल रहा है? उसका पहले से एक रेडीमेड ब्लेंड आएगा, उस रेडीमेड ब्लेंड को आप सीटीसी की डस्ट बोलेंगे, मतलब आसाम या दार्जिलिंग के बागों का निकला हुआ चाय पत्ती का डस्ट। डस्ट मतलब उनका कूड़ा। उस कूड़े को पहले ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो कूड़ा चाय पत्ती वाला रंग तो दे ही नहीं सकता, ना उस जैसे खुशबू दे सकता है, ना उस जैसा कलर दे सकता है। तो उसमें थोड़ा सा जंग मिलाइए, थोड़ा सा कपड़े रंगने की डाई डालिए। अब अगला हमने ब्लेंड इस चीज का बना दिया। उसके बाद हम इसमें तीसरा ब्लेंड और मिलाते हैं। वो ब्लेंड क्या है?
अमेरिकन गाय जो कि क्लोनिंग से बनी थी या जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बनी हुई गाय हैं, उन गायों का इंजेक्शन लगाया हुआ, मिलावट किया हुआ दूध। अब मतलब एक काढ़ा पिएंगे हम दिन में 3 बार 300 ml, और फिर जाके हम डॉक्टरों से पूछेंगे हम कैसे बीमार पड़े, हमने तो कभी जिंदगी में कुछ गलत खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। दिन में क्या हुआ, छोटा सा कभी कभार चाय पीते थे, 400 ml काढ़ा दिन में, या 300 ml काढ़ा, या 500 ml काढ़ा हम दिन में पी लेते हैं। वो भी किस चीज का, जंग का, कपड़ों की डाई का, चाय के डस्ट का, उसमें मिले हुए प्रिजर्वेटिव्स का, उसमें डले हुए पेस्टिसाइड का, रिफाइंड शुगर का, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगे हुए क्लोनिंग वाली गाय के दूध का। और इन सब चीजों के बावजूद हम लोग आश्चर्य में हैं, पढ़े लिखे लोग हम आश्चर्य में हैं कि हम बीमार पड़े तो पड़े कैसे, हमें जॉइंट पेन हुआ तो हुआ कैसे, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आई तो आई कैसे, हमें डायबिटीज हुई तो हुई कैसे, हमें थायराइड हुआ तो हुआ कैसे, हमें ब्लड प्रेशर हुआ तो हुआ कैसे। मैं नहीं जानता वो कैसे हुआ, कुछ विचार हैं, फालतू बातें हैं। साइंस ने बोल दिया, आयुर्वेद ने बोला था काढ़े बनाओ, साइंस ने बोला कि काढ़ा बनाना एक अच्छा प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइज जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। फिर पता नहीं क्यों मेरे जैसे बेवकूफ़ों के दिमाग में ख्यालात आ जाते हैं कि यार चाय बनाते हुए कौन से काढ़े बन रहे हैं, हम पागलों की तरह गूगल पे ढूंढते हैं कि सच में आयरन डस्ट डलता है चाय के अंदर। तो रिसर्चेस बताती हैं, फसाई बताती है कि फसाई के एक आर्टिकल में उन्होंने बोला हमने टाटा में भी देखा, वाघ बकरी चाय में भी देखा, उन्होंने बोला कि हमने 18 ब्रांड चेक किए, 18 के 18 ब्रांड के अंदर जो है वो सब मिला है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछेगा जय पंडित जी, इसका बिल्कुल जवाब दूंगा सर मैं। तो हम लोगों ने ये चीजें देखी सर। अब इस चीज का काढ़ा बनाया, अब जब ये काढ़ा जाएगा और ब्लड जो है और ये चीजें जो हैं जाते ही सीधे हमारे ब्लड में घुलती हैं, दूध हो गया, चीनी हो गई और काढ़े की चीजें डायरेक्टली ब्लड में घुलेंगी, उसके बाद भी हमें कोई डाउट है कि हमें जॉइंट पेन हुआ क्यों, हमें जॉइंट पेन आया क्यों। अरे चीनी खा ली भाई, कोल्ड ड्रिंक्स हमने पी लिए, रूह-अफ़ज़ा हमने पी लिया। रूह-अफ़ज़ा का कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए कि जब रूह-अफ़ज़ा 1916 में पहली बार फाइंड किया गया था ना साहब। आज मैं एक और गजब की बात आप लोगों को यहां बता देता हूं क्योंकि जागरूकता फैलाना मेरा काम है और मैं मजहबों के चश्मों से चीज़ों को नहीं देखा करता हूं। तो रूह-अफ़ज़ा का लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि 1907 में या 1916 में बना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ पुराने लिटरेचर जो है अब भूल जाता हूं, एग्जैक्ट नहीं याद रहती, लेकिन यह 1907 था या 1916 थी। 1907 या 1916 के बने हुए रूह-अफ़ज़ा का फॉर्मुलेशन आपको गूगल पे मिलेगा। एक बार आप उस फॉर्मुलेशन को देखिएगा, एक बार रूह-अफ़ज़ा ब्रांड की पहली बोतल के में देखिएगा कि हकीम साहब ने डाला क्या था, उस चमत्कारिक व्यक्ति ने, उस हमारे बुजुर्ग ने डाला क्या था। जो लोग आज बोलते हैं ना कि बेरी जूस या कॉम्बिनेशन अमेरिकन कंपनियों ने हमारे को दिए हैं, या जेनेस ने कुछ नया बना के दिया, या मोनावी कुछ नया लेकर आई थी, एक बार हमारे यहाँ 1907 के बने हुए रूह-अफ़ज़ा को आप नज़र डाल लीजिए, उसकी फॉर्मुलेशन को नज़र डाल लीजिए, और शर्म के मारे अगर डूब के ना मरने का मन हो ना हम हिंदुस्तानियों का, तो नाम बदल दीजिएगा। अंग्रेजों ने यहाँ की हीट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसके लिए एक मेडिकेटेड ड्रिंक बनवाई थी और उस व्यक्ति ने बेहतरीन आयुर्वेदिक फॉर्मूला दिया था गर्मियों को भगाने का और अंग्रेजों के लिए। बाद में आज तक जब अंग्रेज लेते हैं तो अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, देख रहा था, ये जानकारी मुझे तब हुई जब एक दिन मैंने रूह-अफ़ज़ा के अंदर देखा कि अब उसमें 94% शुगर है। तो मेरे को लगा कि 94% शुगर वाला प्रोडक्ट तो हमारे शरीर को ठंडा रख नहीं सकता। तो ये पहले भी कभी इतना था क्या? तब मैंने पहली बार उसका बेसिस खंगाला, और जब उसके बेसिस मैंने खंगाले तो मुझे पता लगा जब पहली बार बना था तब तो केवल इसमें 30 से 35% शुगर थी, वो भी जो खांड होती थी उससे उन्होंने बनाया था, और 60-65% तो हर्ब्स डली थी। लेकिन बाद में समझ आया कि शायद ये रूह-अफ़ज़ा बनाने वालों की भी गलती नहीं है, ये जो कंज्यूमर बार बार सस्ता 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 चाहता रहा, उस सस्ते सस्ते के चक्कर में 100-110 रुपए 120 रुपए की 1 लीटर या 900 ml की बोतल बनाए रखने के लिए उसमें से रिएक्टिव्स तो घटते गए, एक्टिव्स तो घटते गए, और उसके अंदर चाशनी बढ़ती गई, चीनी बढ़ती गई। लेकिन हम लोगों को, आम लोगों को कभी फर्क नहीं पता लगा
कि ये 30% शुगर से 94% शुगर तक कब तक पहुंचा, क्योंकि हमारे लिए रूह अफ़ज़ा का मतलब होता पिंक कलर, उसकी खुशबू और टेस्ट। हमें मतलब ही नहीं है कि आज औषधि बची है या नहीं बची, हमें मतलब ही नहीं है कि गर्मियों का सुपर फूड होता था रूह अफ़ज़ा, वो बचा है या नहीं बचा है। और आज देखिएगा गूगल करके अमेजोन पे 2 प्रकार के रूह अफ़ज़ा हैं। एक 120 या 130 रुपए का 900 ml बिकता है, जिसको हम प्राउडली पीते हैं क्योंकि हम लोग सस्ता खरीदने के महारथी हैं। हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स तो देखने नहीं है, एक तो हम लोगों का रूह अफ़ज़ा है, एक रूह अफ़ज़ा है जो रूह अफ़ज़ा है, जिसकी की कीमत इस टाइम पे 750 ml की तकरीबन 900 रुपए है। अब दोनों से एक चीज पूछिएगा कि वो रूह अफ़ज़ा कंपनी ऐसा क्या, और दोनों में देखिएगा सिर्फ वही फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक में शुगर कम है, एक में सिर्फ शुगर ही शुगर है। तो ये जो चीज है ये हम लोगों ने मानी नहीं है, ये सब जाना नहीं है। तो 94% वाला रूह अफ़ज़ा हम पिएंगे, 94% शुगर वाला। बाद में हम हिम्मत करते हैं, बड़ा अचंभा मानते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार मेरे घुटने कैसे घिस गए। हम वेयर एंड टियर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और दूसरे नालायकों से कंपेयर करेंगे और उसके बाद खुराक नहीं लेंगे और पूछेंगे घुटने कैसे घिस गए। ये सब बेसिस है सर। अगर घुटने बचाने हैं तो इन गलतियों से बाहर आना पड़ेगा। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए सिंथेटिक जो कि हमारे ब्लड की बफरिंग को डिस्टर्ब करे। ये बचने के तरीके थे, ये सबसे पहले वो तरीके हैं कि ना हो। अब हो गए तो क्या होगा, हो गया तो ये रोग 3-4 तरीके की कैटेगरी है, मैं कैटेगरीज बता देता हूं। एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का, साइड की बोन्स का और आसपास के एरिया का इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है, कार्टिलेज जो है वो गायब हो जाता है, सिविनल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो खत्म हो जाता है। देसी भाषा में दोनों घुटनों के बीच का ग्रीस सूख जाता है। ये जो 2 हड्डियां हैं और एक इसके बाहर यहाँ बोन स्ट्रक्चर है, इन तीनों के बीच में कुशनिंग लेयर रहती है, एक चिकनी लेयर रहती है। वो जो चीज है वो हमारे यहाँ मूवमेंट करती है, और वो मूवमेंट करती है तो हमारे को बिना पेन के मूवमेंट हो जाती है। लेकिन जब घुटनों के बीच में गैप खत्म हो जाता है, यानी ये ग्रीसी लेयर खत्म हो जाती है, तो हड्डियां आके एक दूसरे पे टिक जाती है और फिर बहुत पेन करती हैं। थोड़ी टिकी हैं तो थोड़ा पेन होगा, कहीं कहीं से है तो कहीं कहीं पेन होगा, पूरा हो जाएगा तो पूरा पेन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है, यूरिक एसिड में 2-3 चीजें होती हैं। पहले यूरिक एसिड बनेगा, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं 3 नेचुरल, कैटालेज, म्यूटेज, डिसम्यूटेज, कैटालेज, डिसम्यूटेज एंड ग्लूटाथियोन। ये 3 होते हैं। ये 3 भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डेली बेसिस पे न्यूट्रलाइज करते हैं। जब तक हम हेल्दी अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैटालेज, डिसम्यूटेज और ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं ऑक्सीडेशन लेवल को। लेकिन जब ये सब हट जाते हैं तो लास्ट में आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर काम करता है, लेकिन क्योंकि वो बॉडी को बताना चाहता है कि अब आप लंबे नहीं बचोगे सरकार अगर ये रहा तो, क्योंकि मैं चौथा प्रहरी था, पहले 3 तो ब्रीच हो चुके हैं, इसलिए क्या होता है कि यूरिक एसिड साथ में ब्लड के साथ प्रकृति ने ऐसा रिएक्शन बनाया कि इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ग्रेविटी के साथ नीचे पहुंचते हैं और नीचे जाके हड्डियों के जोड़ों के बीच में जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे। और ना सिर्फ बैठेंगे, ये सुई की तरह पहने होते हैं, पेन की जैसे निब होती है, ये क्रिस्टल्स इतने पहने होते हैं, तो 2 हड्डियों के बीच में जब ये क्रिस्टल आ जाएगा और यहां से यहां पेन की निब होगी और ये हड्डियां एक दूसरे पे आएंगी, तो ये पेन मारेगा, जबरदस्त पेन मारेगा। इसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड का पेन या यूरिक एसिड। जो मैं कल बता रहा था कि डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें चिलेटर्स खिलाते रहते हैं, दोबारा बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी नहीं बनाते हम, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, उस पर तो हम सोचना ही नहीं चाहते कि नेचुरल मेरा एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस वापसी लौटाए। हम क्या करते हैं, यूरिक एसिड बनने दो, एक गोली खा के निकल भी तो रहा पेशाब में, निकलने दो, बनाओ निकाल, बनाओ निकाल। हमने अपने आप को हेल्दी ना रख के हमने अपने आप को फैक्ट्री बना लिया है यूरिक एसिड की, प्रोडक्शन एंड वॉश, प्रोडक्शन एंड वॉश, प्रोडक्शन एंड वॉश। ये हमने अपने आप को फैक्ट्री डेवलप कर लिया है। अब इस फैक्ट्री की डेवलपमेंट में तीसरा जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस, आरए फैक्टर, जो सबसे मुश्किल है। हिंदी भाषा में कॉमनली गठिया इसी को बोला जाता है, आम वात का रोग, जिसमें हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, आयुर्वेद के लिहाज से बीमारी क्या होती है,
अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड में जाके घुसते हैं, और वात जिसको कि हवा को बहना होता था वो ऐसे वापसी घूम के आ रही होती है, तो पूरी बॉडी में जगह जगह पेन होता है और बड़ा भयानक पेन होता है। तो इसलिए फूड का डाइजेशन होना बड़ी मेन है। जिन लोगों को गैस की एसिडिटी रहेगी बाद में उन लोगों को आम वात का रोग हो जाता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये रोग है कि अपनी ही खुद की इम्यूनिटी हम लोगों को खुद ही अटैक करना चालू कर देती है, इम्यूनिटी ही खत्म करना चालू हो जाती है हमारी घुटनों की लाइनिंग को, उसके आसपास के टेंडन्स को, उस पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मिसगाइड होकर अटैक करता है। इसलिए ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो आज की तारीख में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में भी हमारी बॉडी को रिएक्ट करना पड़ता है। अब जो एडवोकेट अजय पंडित जी पूछ रहे थे सवाल, सर ये ऑटो इम्यून और दूध कैसे कनेक्टेड अमेरिकन गाय का, ये मेरे को आप पोस्ट क्वेश्चन में सवाल डालिएगा, मैं आपको दोनों का रिलेशन बता के आंसर उधर करना पसंद करूंगा ताकि लोग और थोड़े से जागरूक हो सके। अब क्या होता है बॉस, इन 3 बीमारियों में रिमोटाइड अर्थराइटिस का पहले बात करते हैं। लोग पूछते हैं क्या हमारे पास गठिया का इलाज है, रिमोटाइड अर्थराइटिस का इलाज है? रिमोटाइड अर्थराइटिस का हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है। कई बार बेनिफिट हो जाता है, लेकिन बताया जाता है कि 6 से 8 महीने लगातार कोर्स खाया जाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाया जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो चीजें होती हैं जो सूजन घटाती हैं, जैसे नंबर 1 प्रोडक्ट उसमें हो गया हल्दी, नंबर 2 प्रोडक्ट है ओमेगा 3, ऑर्थोप्राश भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें अगर लगातार खाई जाएंगी, गट में हेल्थ सुधारी जाएगी, प्रोबायोटिक खाया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को कॉन्स्टिपेट ना होने दें, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेट हो गया तो और फूड पार्टिकल सड़ेंगे, जितने फूड पार्टिकल सड़ेंगे उतनी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ेगी। अगर ये सब करता है तो 6 महीने के दौरान में, 6 मंथ्स में कहीं जाके उसको आराम आना चालू हो जाता है। लेकिन 6 महीने इस आदमी को कभी आराम आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, कभी स्टेबल हो जाएगा, और ये लगातार 2 से 5 साल चलेगा तो भी चांसेस कम ही है। मतलब कि इस बीमारी में अगर आप संपूर्ण इलाज कमिट करें किसी को तो बेवकूफ़ी है। हमारा ओमेगा 3, हमारी हल्दी मैनेज करने में मददगार हो सकती है, लेकिन इलाज में मददगार हो जाएगी इसका 0.01% चांस है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए वी डू नॉट मैन्युफैक्चर डायरेक्टली एनी प्रोडक्ट। सेकंड सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है बॉस, इसमें 3 प्रोसेस पे काम होना है। पहली प्रोसेस क्या है, पहले तो अपनी शरीर की प्रोडक्शन फैक्ट्री को बंद करो, पहले तो सील लगाओ। सील लगाने के लिए क्या है कि बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमारे पास जैसे मैंने कहा सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बैरी जूस है एंटीऑक्सीडेंट में, हमारे पास नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में हल्दी हो गई, फिर हम लोगों का लीवर शॉट्स है जो कि सबसे पहले लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉडी को नूवा है डेली एंटीऑक्सीडेंट कैलमैक्स हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि कैलमैक्स की जरूरत पड़ेगी। हड्डियों पे अटैक हो चुका है तो कैलमैक्स की जरूरत आई जाएगी, वो मैं कल आएगी, क्यों बता चुका हूं, क्योंकि कैल्शियम बोन से ना निकले इसलिए हमने ब्लड में दे देंगे तो वैसे ही ब्लड का बफर मेंटेन रखेगा। तो कल के कैलमैक्स के बाद आज मैं दोबारा टॉपिक को दोहराना नहीं चाहूंगा, इसलिए पुराने टॉपिक पढ़ के रखिए ताकि मेरी बातों को भी रिलेट कर सके, वो एक दूसरे सेशन से जुड़ी ही रहती हैं। तो यूरिक एसिड में सबसे पहले प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद करनी है। प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद करने के लिए सबसे पहले लीवर की हालत सुधारनी है। लीवर को डिटॉक्स करिए, लीवर को पावरफुल करिए, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दीजिए। हल्की उबली हुई सब्जियां खाइए। हल्की उबली हुई सब्जियां मतलब उबाल के मिर्च मसाला डाल के, लेकिन हर चीज उबली हुई हो, मतलब ग्रेवी की और उनकी चीजें ना हो। हल्का उबला हुआ चीज होगा तो क्या होगा कि लीवर को आराम मिल जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी में सप्लाई होता है। ऐसे टाइम पर रोटी थोड़ी सी कम खाई जाए तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, नया बनना बंद हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना, जो ब्लड में उसको वॉश करना है। ब्लड में वॉश करना है तो जैसे मैंने बता दिया, नूवा ले लिया, बेरी जूस ले लिया, कैलमैक्स ले लिया, तो यूरिन में इसको वॉश करना चालू करेगा ताकि और डिपॉजिट ना हो। अब थर्ड चीज है, अब लोग पूछते हैं आराम कितने दिन में आएगा। भैया फैक्ट्री बंद होने में तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे, आउटलेट होने में, बाहर निकलने में पहले दूसरे दिन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन के थ्रू।
लेकिन आपका आराम से मतलब है कि मेरी हड्डियों के बीच में दर्द कब खत्म होगा। दर्द खत्म करने के लिए मुझे वो यूरिक एसिड्स पहले घोलने हैं, धीरे धीरे ब्लड में घुलेंगे, नया पहले बनना बंद होगा 15 दिन में। 15 दिन के बाद जब नया बनना बंद हो जाएगा तो बॉडी में चीजें जाएंगी, फिर यूरिक एसिड के बने हुए को घोलेंगे, फिर वो ब्लड में आएगा, फिर यूरिन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, यूरिन में जाएगा। हमें नहीं पता है कि आपने कितने मोटे क्रिस्टल जमा रखे हैं। जब वो क्रिस्टल्स पिघल जाएंगे तब जो है आपको आराम आएगा। नॉर्मली टाइम होता है 2 से 3 महीने, 45 दिन मिनिमम टाइम होगा। अब उनको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको निकालने के लिए हमारा एक शॉट है एडवांस, हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट एक आता है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका हल्के गर्म पानी में सुबह 2 चम्मच डाला जाए, घोल लिया जाए और 1 ग्लास पानी में डायरेक्ट ना पिया जाए, गला काट देगा पूरा सिरका। 1 ग्लास पानी में डाला जाए और डालने के बाद उसको घोला जाए। घोल के अगर गले में लग रहा है तो थोड़ा शहद डाल लिया जाए। वो डेली सुबह आप पीना चालू करेंगे तो 45 दिन में घुल के बाहर निकलना चालू हो जाए, इसकी गुंजाइश हो जाती है। तो ये एक चीज है जिसमें यूरिक एसिड में, तो मैंने ये मुद्दा भी ले लिया, इसको भी क्लोज है। अब आते हैं बॉस अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऑस्टियो अर्थराइटिस पेन के ऊपर, ना कि जोड़ों के दर्द के ऊपर। हमारा ऑर्थोप्राश काम करता है केवल और केवल ऑस्टियो अर्थराइटिस पे, बाकी 2 में थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वात की बीमारी बताई जाती है तो वात की बीमारियों में एयर को रिलीज करेगा तो शुरुआत में कई बार पेन बढ़ता भी है। वात जब रिलीज नहीं हो पाती तो जब भी हम ऑर्थोप्राश लें तो थोड़ी सी चिकनाई अपनी डाइट में बढ़ा लें, क्योंकि जब भी वात निकलेगी और चिकनाहट नहीं होगी तो वात रिलीज नहीं हो पाएगी नसों में से, इंटेस्टाइन में से, वो फंसी की फंसी रह जाएगी, जोड़ों में दर्द बना रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्टिलेज रीबिल्ड करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने इस पे काम किया। हम लोगों का ही क्यों, देखिए ऑर्थो पेन को बड़े लंबे टाइम से टारगेट कर रही है एलोपैथिक, फूड सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, एमएलएम कंपनीज भी कर रही हैं, लेकिन वो टारगेट किसके थ्रू करते हैं? उस मॉलिक्यूल का नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामिन सल्फेट। कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाता है एमएसएम, आजकल डाल दिया जाता है करकुमिन। इन 3 चीजों के थ्रू टारगेट किया जाता है। जो कुछ अच्छी कंपनी है जिनमें बुद्धि आ गई है और जिनको ये पता लग गया कि हमारे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है, वो वाइटेक्स निगेरो डालते हैं जिसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, विटामिन सी का सोर्स। कुछ लोग रोज हिप एक्सट्रैक्ट डालते हैं, जो गुलाब का फूल होता है उसके नीचे जो हरे रंग का बेड होता है उसका रोज हिप बोला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट, वो भी विटामिन सी के लिए ही डाला जाता है। यानी विटामिन सी का कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट डालने लग गए। अब ग्लूकोसामिन सल्फेट है क्या? ग्लूकोसामिन सल्फेट होता है हड्डियों का चूरा, मतलब प्योर हड्डियों का चूरा। जो लोग नॉनवेज खा के हड्डियां फेंक देते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग होती है इसकी हैदराबाद के अंदर, या जो लोग बकरों की हड्डियां फेंक देते हैं, मुर्गों की हड्डियां फेंक देते हैं, इन हड्डियों को हैदराबाद में इकट्ठा किया जाता है। जो थोड़ा बहुत मांस होता है उसको उखाड़ा जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद इनको पानी में उबाल के साफ किया जाता है, उसके बाद इन हड्डियों का चूरा बनाया जाता है। हड्डियों के उस चूरे को नाम दिया जाता है ग्लूकोसामिन सल्फेट। अब इंसान मांस मुश्किल से पचा पाता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और खाने को हड्डियां दे दी जाए, हड्डियों का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, चाहे वो आधा ग्राम ही दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो पचाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोसामिन सल्फेट क्यों दिया गया? बड़ी सिंपल साइंस लगाई गई कि अगर हड्डियों के मिनरल्स और कार्टिलेज पूरा करना है तो डायरेक्टली हड्डियां ही खिला दो, क्योंकि उसमें वो सारे मिनरल्स होते हैं। बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उसको तोड़ ही लेगी, मेटाबॉलिज्म से उसको ब्रेक कर ही लेगा। ये सिंपल साइंस लगा दी गई थी, मतलब ये खरबों की R&D थी कि किसी आदमी ने इतनी बुद्धि लगाई कि हड्डियों में से जो मिसिंग है वो हड्डियां खिला दो, वो उन हड्डियों में होगा तो वहां से हो जाएगा। तो इस पे ही बड़े साल खर्च हुए थे। मतलब हम लोगों ने बेवकूफ़ी में गन्नों से गुड़ बना लिया और उन्होंने समझदारी में हड्डियों के बदले हड्डियां खिला दी। कितना गजब का फैक्टर है वैसे देखा जाए तो, बहुत अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ माई साइंस। ऐसी साइंस पे तो मैं गर्व करता हूँ और ऐसी साइंस के फॉलोअर्स पे भी गर्व करता हूँ। लेकिन परेशानी क्या हुई कि ये हड्डियां पचती नहीं है।
मेटाबॉलिक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो लोग ग्लूकोसामिन सल्फेट खाते हैं वो देखते हैं उनको गैस बहुत बनती है, या ऐसे जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट खाने से उनको बाद में एसिडिटी बहुत बनने लग गई, मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा था। मतलब एक 500 mg मटेरियल भी मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। आयुर्वेद में हम भी बोलते हैं कि बोस 10 ग्राम 20 ग्राम की डोज कई बार मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी इतनी इक्विप्ड नहीं होती है, लीवर इतना इक्विप्ड नहीं होता, लेकिन ग्लूकोसामिन सल्फेट तो 200-250 mg भी मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। अब वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट थे उनकी शुगर जंप करती है, उनकी शुगर जंप करने लग गई, उनको शुगर रहने लग गई। जब उनको शुगर रहने लग गई तो उन लोगों को समझ आया, तो बाद में क्या किया गया, एक सेफ प्रोडक्ट बनाया गया। वो सेफ प्रोडक्ट क्या है, वो सेफ प्रोडक्ट है कोलेजन पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन। लेकिन इस बार भी ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन हड्डियां पचाने से बहुत आसान है, बॉडी इजीली पचा लेती है, लेकिन इस कोलेजन पेप्टाइड का जो सोर्स है वो भी नॉनवेज ही रहेगा। हाँ, उतनी दुर्दशा से नहीं होता, लेकिन हाँ, जो कार्टिलेज है उनके बीच के अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके सिंथेटिकली कोलेजन पेप्टाइड बना दिया गया है। तो कोलेजन पेप्टाइड जो है वो अच्छा सेफ हुआ, लेकिन डाइजेस्ट भी होने लग गया। लेकिन परेशानी ये आई कि कोलेजन पेप्टाइड का जो सिंथेसाइजेशन है उसके बावजूद भी कम से कम 25-30% लोगों को ही आराम आ पाया, बाकी लोगों को कोलेजन से भी आराम नहीं आया। आयुर्वेद में बड़ी सारी चीजें इसके लिए बताई गई हैं, बड़े सारे हैं, जिसमें परिजात है, हम लोगों के इसमें बबूल है, बबूल की फली है, देन आपका सबसे बड़ा चीज जिसे हम बोलते हैं शलाकी, बोसेवेलिया सर्राटा, वो बड़ी कमाल की चीज है। शिलाजीत है, विटामिन सी का सोर्स निर्गुंडी है, एक और भी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काजल की तरह, जब आप यूज करते हैं तो उस मटेरियल को निकाला जाता है, तो वो भी इसमें बड़ा काम की चीज है। अभी मैं जस्ट उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग। तो ऐसी वो भस्म होती है एक प्रकार की। उसके बाद स्वर्ण भस्म है, बड़ी सारी चीजें हैं जो जॉइंट्स के पेन के लिए बड़ी सारी आयुर्वेद में अच्छी बताई गई थी। उन सारी चीजों को मेटाबोलाइज करके हम लोगों ने ऑर्थोप्राश बनाया, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कड़वा इसलिए शुगर को भी कंट्रोल करता। हमने ये भी ध्यान रखा कि लीवर ज्यादा पावरफुल नहीं होता, तो लीवर को डिटॉक्स कर सके, ऐसे इंग्रेडिएंट भी इसमें यूज किए हैं। और हमारा स्पेशली फोकस है कि कार्टिलेज रीबिल्ड हो जाए। हम पहले ही बोलते हैं कि जिस आदमी ने 20 दिन में ये बोल दिया, पहले 20 दिन की डोज देते हैं, 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम दोपहर को, खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ। मैं दोबारा रिपीट बोल रहा हूं, ऑर्थोप्राश का सुबह और दोपहर, शाम नहीं हो सकता है, सुबह और दोपहर खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध के साथ। दूध के साथ नहीं लेंगे तो असिमिलेशन इसका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए फोकस करा कि हमारा फोकस यह है कि कार्टिलेज रिबिल्ड हो, ना कि हम टेम्परेरी सॉल्यूशन करें। हम कार्टिलेज रिबिल्डिंग का सॉल्यूशन चाहते थे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिसको 20 दिन में अगर 10 से 20% का आराम आता है, आदमी इससे ज्यादा नहीं आएगा, चमत्कार नहीं है ये कोई, 10 से 15% का भी अगर आराम आ जाता है और आदमी बोलता है कि हाँ 19-20 का फर्क तो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डेली 1% का डिफरेंस आता है। और कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने खा लेता है, 5 बोतल हम मिनिमम बोलते हैं, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मुझे घुटनों में दर्द नहीं है, तो हम लोग कोई पेन किलर या स्टेरॉइड नहीं डालते हैं। जिस दिन आप बोलते हैं कि मेरे घुटनों में अब कोई दर्द नहीं रहता, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, अब मूवमेंट फ्रीज नहीं है, मुझे टेंडरनेस नहीं है, और आप जाके हॉस्पिटल में एक्सरे में भी चेक कराएंगे तो आपको कार्टिलेज दिखेगी। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई पेन किलर दे दिया है या सुन कर दिया है या स्टेरॉइड डाल दिया है, उसके बाद आपको वहां पर दिखेगा, और उसके बाद आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी आपको लंबे टाइम इससे आराम रहेगा। इस चीज पे हमारा फोकस था। वात को निकालने के लिए और अच्छी चीजें होती है, तेल जो हम फ्यूचर में हो सकता बना के दे दें, लेप दे दें, घुटनों पे लगा लिया तो इमिडिएटली वात रिलीज हो जाती है, तो इमिडिएटली पेन रिलीविंग आ जाती है। तो ऐसे में किसी अच्छे घुटने पे तेल लगाएंगे, तिल का तेल या किसी चीज का, तो वो भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये था मतलब जोड़ों के दर्द का मोटा मोटा हमारा। इसके साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो हल्दी जॉइंट पेन में सपोर्ट करेगी ऑर्थोप्राश को। एक और प्रोडक्ट जो इसके साथ कमाल का हम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम अपना ओमेगा 3 कैप्सूल।
क्योंकि ओमेगा 3 हाईएस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ पाया जाता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इकोसा पेंटोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। एक हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, एक हमारी बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। डीएचए हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी मॉडर्न चाइल्ड न्यूट्रास्यूटिकल आप देखेंगे तो उन सब में डीएचए होगा। डेली खाने की सलाह दी जाती है, दी भी क्यों जानी चाहिए। हर बीमारी की जड़ में, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द में तो मैंने बता ही दिया, आप ओमेगा 3 के साथ उसको कंबाइन करके रिजल्ट बढ़ा सकते हैं, हल्दी के थ्रू रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट है। लीवर को ठीक करना हो, आपको इंटेस्टाइन को ठीक करना है, बड़ी सारी चीजों में जो है वो काम हो जाता है। तो कृष्ण शुक्ला जी बोले सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, ऐसा ही बिल्कुल सर। और हमें ये रेखानु मैडम बोली सर मैंने घुटने के पेन के लिए कह रहे हैं, खा रहे हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया, साथ में हल्दी का मिल्क भी लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। टेस्टिमोनियल्स और सवाल अभी आप थोड़ी देर और रुकिए, फिर पोस्ट करिएगा। ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट क्यों है सर? क्योंकि ना सिर्फ जोड़ों के दर्द बल्कि हर मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज का जो जड़ है वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सेल्स की सूजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, वो इंसान कमजोर ही कमजोर पड़ता चला जाता है। फैटी लीवर है जिसको हम बोलते हैं, वो लीवर में सूजन होता है। हार्ट की आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेम्ड आर्टरीज, हार्ट अटैक में वो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आएगी तो खून नहीं बह पाएगा। ब्लड प्रेशर में भी सेम होता है कि हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं इसको। सोरायसिस है, एक्जिमा है, उसको भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही बोला जाता है। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं उनमें हल्दी और ओमेगा 3 ये दोनों प्रोडक्ट गजब का काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में और अच्छा काम करते हैं। जैसे मैंने तेल बताया था, तो तेल भी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है डीएचए का कंप्लीट नाम श्रीचंद भारती जी, मैं उम्मीद करता हूं आप जगह जगह दोहराएंगे, मैं टेक्निकली दोहरा देता हूं। डीएचए सर डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ईपीए इकोसा पेंटोनिक एसिड, डीएचए डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। तो ये टेक्निकलिटीज जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपको सवाल कोई दोहराएगा नहीं। तो ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी कब है? जब ये नेचुरल हो। अननेचुरल तो ये भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, सिंथेटिक तो ये भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे को नेचुरल फॉर्मेट खाना था। जब हम लोगों को नेचुरल फॉर्मेट में लेना है तो ना, ये इनका सबसे बड़ा रोल क्या है, जब हमारे बुजुर्ग कोई स्वीडिश बनाते थे या हमारे यहाँ कोई भी मीठे की चीज बनेगी, तो आप देखिएगा वो उसमें फैट का एडिशन कर देते थे, देसी घी डाल देते थे, और वो बड़ा जोर देते थे कि मिठाई बनाओ तो देसी घी में बनाना, फैट में बनाना। फैट में क्यों बनाना? क्योंकि फैट किसी भी चीज को, अगर हमारा इंटेस्टाइन लुब्रिकेटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छा है, तो उसमें से हर चीज सस्टेन्ड रिलीज जाएगी। यानी जैसे जैसे शरीर पचा सकता है, धीरे 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 हमारी बॉडी में उसको सस्टेन्ड रिलीज करेगा। सस्टेन्ड रिलीज करेगा तो सस्टेन्ड रिलीज करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज मेंटेन रहने लग जाएगी, क्योंकि एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फैट का एक रोल सीधा सीधा डायबिटीज में आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो हाईएस्ट है। बीच में हम लोगों को विलेन बना दिया गया, फैट को विलेन बनाया गया। ध्यान से देखिएगा क्या किया, हम लोगों को बड़े सिस्टमेटिकली फैट को विलेन बनाया गया कि फैट को खाने से ही सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि किसी ने नहीं बताया कि लीवर का फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। लीवर ही गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है। पहले तो लोगों के फैट छुड़वा दिए, फैट छूट गए तो थायराइड जैसी बीमारी आ गई, घुटनों के दर्द आ गए, और भी कई बीमारियां जो फैट से कनेक्टेड है। अभी थोड़ा सा बात करूंगा उसके ऊपर। बाद में इसी साइंस ने बोल दिया कि नहीं नहीं, अगर ओमेगा 3 खाओगे, ओमेगा 3 भी एक फैट ही है, लेकिन ओमेगा 3 खाओगे तो उल्टा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। इस पर रिसर्चेस भी हो गई, ओपन भी हो गए। अरे तो हम तो पहले से ही बोलते हैं कि संसार में जितनी स्पेसिफिक बात तुम करते हो उतनी है ही नहीं। इस संसार में इधर गुड है और बैड है और वो सोर्स पे डिपेंडेंट है।
कि किस सोर्स से, किस प्रोसेस से लिया गया, उस पर डिपेंडेंट है। आयुर्वेद तो पहले से ही बोल रहा है कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड, देयर इज वॉर बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक तो आप लेके आएगी बैक्टीरिया मारो। हम तो पहले से ही ऐसी प्रोसेस डेवलप करते थे कि गुड बढ़े और बैड मिटे। हम लोगों ने तो इस बैलेंस को कभी से तवज्जो दिया है। हमने तो कभी नहीं बोला कि वात से बीमारियां फैलती हैं, कफ से फैलती है। आयुर्वेद ने तो वही बोल दिया था कि वात, कफ, पित्त का बैलेंस हेल्थ और इम्बैलेंस बीमारियां हैं। हमने तो पहली तवज्जो ही आज से 7,500 साल पहले से ही बैलेंस को दे रखी है। हम तो चीज गुड फैट, गुड शुगर, बैड शुगर, गुड थिंग, बैड थिंग, हम तो सबसे पहले गुड और बैड को डील करते आ रहे हैं। पहले बोल दिया कि फैट को जीरो कर दो, फैट मत खाओ। लोगों ने सूखी रोटियां खाई, खाली उबली हुई सब्जियां खाई और मॉडर्न डाइट कर ली। फैट से ऐसे बच के भागे कि फैट ना हो, भूत हो। फैट खाना बंद कर दिया, डाइजेशन ने दामन थाम लिया, इनडाइजेशन ने। कॉन्स्टिपेशन आपका परम मित्र बन गया। अब लोगों का रॉ मटेरियल तो जमा हो जाता है, बड़ी आंत में भूसा तो चला गया, लेकिन अब भूसा स्किड नहीं होता। स्किड कहां से होगा? सब कुछ तो खुरदरा है। मतलब हम पढ़े लिखे लोग ये बेसिक साइंस ही भूल गए कि अगर भूसे के ढेर को किसी खुरदरी चीज पे चलाओगे चलेगी थोड़ी ना, उसको चिकनाहट चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को मित्र बनाने से पहले सोच लेते। लोगों ने सोचा कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, फैट खाना ही बंद कर दिया। आप मोटे तो मुझे पता है नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर में बोल देते कि दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। और साइंस में मैंने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन इज सेकंड ब्रेन, गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि पहले ब्रेन में भूसा भरा पड़ा है, लेकिन दूसरे में भर जाता है। दूसरे में भूसा ठुका रहता है, निकलता ही नहीं है भूसा। निकालने के लिए फिर वो कायम चूर्ण लेते थे, बाकी वो भी अब बेचारे कहां तक काम करेंगे, स्टिमुलेट कर करके हाथों को परेशान करके धक्के मार मार के भूसा निकाल दिया। ये नहीं पता कि अपनी हाथों के साथ क्या कर रहे हैं हम। बाद में वो कॉन्स्टिपेशन किसी से भी ठीक नहीं होके देता, फिर धक्के खा के पड़ते हैं कि हम तो कायम चूर्ण और यूज कर लिया। तो जो भी चीज है, तो संजीव जी सवाल सर बाद में, सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो बाद में हम लोगों ने ले लिया, इन चीजों को समझ लिया। अब कॉन्स्टिपेशन को परम मित्र बना के बैठ गए। निकालने का तरीका क्या लिया? त्रिफला, कायम चूर्ण। फैट पे नहीं जाएंगे लौट के, मरते मर जाएंगे। फिगर 0 मेंटेन करेंगे। 0 फिगर में चाहे 50 किलो में से 15 किलो वजन बड़ी आंत में भरे भूसे का हो, चाहे वो निकलता ना हो, लेकिन 50 किलो। उसके बाद उन महान हस्तियों ने ये नहीं ध्यान दिया कि फैट अगर गुड और बैड होता है और बैड होता है तो ये जो आंखें बनी हुई है सारा फैट है। ये जो नसों का लचीलापन है ये ड्यू टू फैट है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से तो आया नहीं है। बॉडी के मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट तो फैट है। तो भैया नसें जो हैं प्लास्टिफाई हो गई, फिर बीपी बढ़ने लग गए क्योंकि नसों में चिकनाहट नहीं रही, परत नहीं रही। घुटनों के बीच जो हड्डियां चलती हैं वो चिकनाहट पे चलती है, उसको भूल गए। आप ये भूल गए कि ब्रेन सिर्फ एक चीज का बना हुआ है, वो फैट विद वाटर है। वाटर और गुड फैट के कॉम्बिनेशन से तो ब्रेन बन जाता है। आप भूल गए कि आपकी दम दमाती स्किन के पीछे अगर कुछ है तो फैट है। अब गुड फैट को तो हम लेना सिरे से दरकिनार कर गए। हम तो फंस गए फैट की गेम में। हमारी डिग्रियां हावी थी हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि हावी थी। डॉक्टर्स ने बोला कि फैट डिपॉजिट हो गया, तो हमने कहा हम फैट एलिमिनेट ही कर देंगे। गुड और बैड में हम नहीं जाते, हम इतना सोचते ही नहीं है। हमने जो मैथमेटिक्स में एक्सेस पढ़ी थी, एक्स, वाई और जीरो, वो नहीं करते हम। मैं कई लोगों को पहले भी बोलता हूं कि आप अच्छे नहीं है, तो बोलते इसका मतलब हम बुरे हैं। अरे कलेश ही वहां से शुरू होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि एक्स की एक्सेस खत्म होगी तो नेगेटिव में जाने से पहले जीरो पे आके टिकेगी। क्या पता आप जीरो पे स्थिर हो, जीरो पे टिके हो सकता है आप नेगेटिव ना हुआ लेकिन पॉजिटिव ना बचे हो। अरे भाई उसने, डॉक्टर ने बोला कि फैट की लेयर जम गई, बोला फैट एलिमिनेट, फैट हटा दो, मिटा दो, इस फैट को मिटा दो। फैट कॉन्स्टिपेशन पालो बढ़ती हुई शुगर, क्योंकि भैया सस्टेन्ड रिलीज का काम तो फैट ही कराएगा। आप कहीं पर भी पढ़ लेना। अब सस्टेन्ड रिलीज क्योंकि हाथों में फैट की कोई लेयर बची नहीं, तो शुगर एकदम से बॉडी में लोड हो रही है। सूखी रोटी खा के देखो और चुपड़ी हुई रोटी खा के देखो, 3 दिन खा के देखो, डायबिटीज में बढ़ी हुई शुगर अपने आप बता देगी कि सूखी रोटी से ज्यादा बढ़ती है कि चुपड़ी रोटी से ज्यादा बढ़ती है। चेक करो एक बार।
मैं ये भी बताऊंगा कि वो बैड फैट हमारी डाइट में आया कहां से, वो बैड फैट हमारी डाइट में शामिल कहां से हुआ। खाली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 दिखाया, लेकिन ये दिखा दिया और ये नहीं बताया कि नेचुरल है या अननेचुरल है। भाई साहब, लोगों के दांत टूट जाते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल सेम बना हुआ दांत लोग दिखाते कि यह भी एक दांत है डेंटिस्ट, वो सेम लगाने से क्या काम कर लेता है क्या? हार्ट नेचुरल धड़कता है, उसकी जगह पेसमेकर लग जाता है, तो मनुष्य का बना हुआ हार्ट सेम काम करता है क्या? पैर कट जाता है और लोग क्रैच डाल देते हैं, तो वो पैर जो कुदरत ने दिया था और ये पैर जो है सेम काम करता है क्या? नेचर ने हार्ट को कई बाईपास दिए हैं, नेचर खून बहाती है और हम आर्टिफिशियल बाईपास करा लेते हैं, सेम काम करता है क्या? तो वो भले ही होगा कैल्शियम फॉस्फोरस का बना दांत, लेकिन वो चीज जो है वो उसका काम नहीं कर सकती नेचुरल का, राइट? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गुड बैड नहीं दिया, हमें बता दिया गया ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमने अगला सवाल ये भी नहीं पूछा कि नेचुरल है या नहीं है, हमें बता दिया गया तेल बस खाओ, हमने ये भी नहीं पूछा नेचुरल है या नहीं। बोले इसमें ओमेगा 3, 6, ओमेगा 9 ज्यादा है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ओमेगा 3 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेयर करेगा? नहीं करेगा। हॉट प्रोसेसेस के ऑयल यूज करे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज नहीं करे। तो कोल्ड प्रेस्ड, हॉट प्रेस्ड आज क्यों चल पड़े? रीजन बीइंग अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आज दोबारा से चीजें लौट कर आ रही हैं। अरे ब्रेन हमारा फैट का बना हुआ है, हमारी स्किन फैट की बनी हुई है, हमारी आर्टरीज में फैट होता है जिसपे खून चलता है, हमारी नसों में फैट का योगदान है, हमारे कॉन्स्टिपेट ना हो उसमें फैट का योगदान है, हमारे लीवर पे फैट है, हमारा लीवर गुड कैलेस्ट्रॉल करता है, गुड कैलेस्ट्रॉल फैट है जो बैड को रिमूव करता है। तो हमारे को खाने के सोर्स ठीक करने थे, गुड और बैड। हमारी आंखें फैट की बनी हुई हैं, इतनी सारी चीजें, घुटनों पे फैट है, लेकिन उस फैट को हमने एलिमिनेट कर दिया। और ये जो गुड फैट है ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन गुड फैट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल होगा। जब वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो उसमें चेक होना चाहिए कि ओमेगा 3, 6, 9 कितना है। रिवर्स नहीं होगा कि ओमेगा 3, 6, 9 हो गया तो एंटी माइक्रोबियल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब किचन के ऑयल से, जो मैंने कहा था कि पहले कोई नहीं बोलता कि क्या है क्या नहीं है, हमारे को बैड फैट खिला दिया गया। जब हमने ओमेगा 3 ऑयल बनाया हमारा, तो हमने कॉम्बिनेशन डाला नेचुरल अलसी का और कलौंजी का। हमने सिंथेटिक नहीं दिया जैसे बाकी लोग देते हैं या फिश से निकाल के सिंथेटिक देते हैं, हमने नेचुरल ओमेगा 3 दिया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के थ्रू। और कलौंजी तो जैसे कुरान में बताया भी गया है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। ब्लैक सीड ऑयल मतलब बालों में लगाते हैं तो बाल झड़ने में भी इलाज है, गैस एसिडिटी में अच्छा इलाज करता है कलौंजी का तेल, आपका सेक्सुअल पोटेंसी में बड़ा अच्छा काम करता है, स्टेमिना में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जबरदस्त है, सूजन उतारने में मददगार है, सस्टेन्ड रिलीज में मददगार है। और ऐसे बड़े सारे टेस्टिमोनियल हमारे आए भी हैं। ओमेगा 3 में मैं बात करना चाहूं तो आई कैन टेक 1 आवर एंड सो मोर। मतलब आज तक वर्ल्ड में जितनी रिसर्चेस ओमेगा 3 पर हुई हैं उतनी सेकंड किसी पे नहीं हो रखी। आज गूगल ढूंढेंगे तो ओमेगा 3 की रिसर्चेस से लोगों को भरा पड़ा होगा। जो लोग फैट बर्नर खाते हैं आज भी गूगल कर लीजिएगा, उनको हार्ट अटैक का, पैरालिसिस का, हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज पे से फैट उतर जाता है, ब्रेन में से अगर थोड़ा भी फैट निकला तो ब्रेन मेल फंक्शन कर जाएगा। अभी पीछे दिल्ली में एक केस था कि वो बंदा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा जी इसके ब्रेन के डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है। मैंने कहा इन्होंने फैट बर्नर खाया था क्या? तो जिस बंदे का केस था उन्होंने कहा नहीं जी फैट बर्नर नहीं खाया था। मैंने कहा जी इसने फैट बर्नर खाया। उनके घर पे बात हुई, मधु की टीम से केस था और लास्ट में फाइंडिंग यही आई कि उस व्यक्ति ने ब्लैक मांबा करके फैट बर्नर खाया था। फैट बर्नर मींस वो गुड और बैड नहीं देखेगा क्योंकि नेचुरल नहीं है, वो सब जगह से निकालेगा। फैट बर्नर में यूज होता है अफेडेरा और बिटर ऑरेंज। यूएस से आने वाली ये फैट बर्नर जिम सप्लीमेंट्स में दुनिया जहान का बिकता है, हमारे देश में बिकता है, लोग मोटापा कम करने के लिए ले लेते हैं। और इसके सबसे बड़े नुकसान है यूएस में तो ये कैटेगरी इवन बैन है।
यूएस में बैन है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के लिए वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और गूगल पे कोई भी कर सकता है एफेडेरा इज बैंड इन यूएस और नॉट, और एफेडेरा एंड बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट इज हाउ मच डेडली, तो बता देंगे कि हार्ट अटैक और ब्रेन मेल फंक्शनिंग कंपलसरी है, जिसको हमारे यहाँ के ज्यादातर अनपढ़ और बेवकूफ जिम ट्रेनर ये बोल के दे देते हैं कि खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैट बर्नर्स आर गुड फॉर हेल्थ। ऐसे जो आदमी इन चीजों को प्रमोट कर सकता है उसका तो रिक्वेस्ट है कभी कुछ भी मत मानिएगा। मतलब जिसको इतनी अकल नहीं है ब्लैक मांबा जैसे या ब्लैक सप्लीमेंट्स की अकल नहीं है, उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है। जो यूएस में बैन है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही हमारे यहां के लिए होती है। तो गुड फैट जरूरी है और बैड हटाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन बैड को बर्न किया जाना चाहिए एक्सरसाइजिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू, गुड फैट खा के, ना कि फैट बर्नर खा के, ना कि लिपोसक्शंस करा के, ना कि आधा पेट कटवा के। ये सब बेहद और जाहिल तरीके हैं फैट बर्निंग के, ये कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। तो गुड फैट जो है उसको बनाने के लिए हमने अपना ओमेगा 3 बनाया था, विच इज मेड आउट ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऑफ अलसी, फ्लैक्स सीड्स एंड आपका कलौंजी। इन दोनों के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बनाया, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एंटी इन्फ्लेमेशन में, डिजीजेस में, पेन किलिंग में, स्किन क्योंकि बनी हुई है, हेयर्स, नेल्स की स्मूथनेस, वरना नेल सूख जाते हैं, तो इन चीजों में मददगार होगा। और 1 ग्राम का डोज पर कैप्सूल है, कोई देता है 300 mg, कोई 400, कोई 500 mg। तो हमारा 500 mg से साइज में एक कैप्सूल डबल है, डबल से भी ऊपर है, और हम इसके साथ में विटामिन डी अल्फा टोकोफेरोल डालते हैं ताकि ये सड़े ना। तो ये बड़ी इसकी कामयाब चीजें हैं, प्योर नेचुरल सोर्स है और तरीके से है। बाकी तो जैसे मैंने बता दिया कि रोल आप पूछेंगे तो नसों को इलास्टिक करना हो तो इसका रोल आएगा, ब्लड प्रेशर में आएगा, ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आएगा, आई हेल्थ मेंटेन करनी है, लंबा आप चाहते हैं कि आई ड्राई ना हो, आपका ऑप्टिकल नर्व ना सूखे और आपके यहाँ पे कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन हो गया है तो उसमें यूज हो सकता है, बेटर स्किन में, सोरायसिस में, एक्जिमा में, स्किन प्रॉब्लम्स में, इनमें बड़ा यूज हो सकता है। तो ये सारे बड़े सारे इसके यूज हैं जो हम कर सकते हैं। वात रोग में, हर प्रकार के वात रोग में काम आएगा, क्योंकि ऑयल और वात रोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। दिन का 1 कैप्सूल से 3 कैप्सूल की डोज हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अगर आप नेचुरल हेल्दी रहने के लिए खा रहे हैं तो अ कैप्सूल ए डे इज मोर देन एनफ। अब जिन लोगों के सवाल और टेस्टिमनीज हैं वो पूछ सकते हैं। राहुल शर्मा का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर ओमेगा 3 एंड फिश ऑयल। फिश ऑयल में क्या होता है राहुल, आजकल एफ्लाटॉक्सिन्स बहुत आ रहे हैं। आजकल वाइल्ड फिश से निकाला भी नहीं जाता है, आजकल निकाला जाता है ये मछलियां पाल के, और उनको खाने के लिए जो दिया जाता है उसमें हैवी मेटल पॉइजनिंग बहुत होती है। जहां मछलियों का पौंड बनाते हैं वहां आसपास कारखाने होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में ही होता है, क्योंकि मछली का तेल बड़ी जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है वरना सड़ जाता है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया में निकालते हैं। कोई मरीन फिश नहीं होती है, कोई वाइल्ड सी फिश नहीं होता है, उसको वहीं पे उगाते हैं। उसके ऑयल के अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स की मात्रा पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा पाई जा रही है सैल्मन में, क्रिल में। अब लोग बोलते हैं सैल्मन और क्रिल नेचुरल नहीं है, नेचुरल कहां से होगा, आप खुद आज गूगल छानिए। सैल्मन और क्रिल की प्रजाति समुद्रों में से खत्म हो चुकी है। पैटा जैसी कई संस्थाएं उनकी एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहां से सैल्मन का ऑयल आएगा, कहां से क्रिल का ऑयल आएगा, ये सारी फार्म्ड है। फार्म्ड के अंदर अननेचुरल फिश है, अननेचुरल फिश ग्रोथ है, उनको अननेचुरल ग्रोथ करने के लिए उसी प्रकार का खाना खिलाया जाता है और हर प्रकार का तेल चूस के बाहर फेंका जाता है। आजकल फिश का लिवर ऑयल नहीं आता जो आप इसको खाना पसंद करेंगे, तो प्रॉपर सिंथेटिक है, हमारा जो है वो प्रॉपर नेचुरल है, तो एफ्लाटॉक्सिन्स नहीं आते हैं। समिता मानस पटेल मैडम पूछ रही है, देगा नहीं सर, देता है, मैं तो ओमेगा 3 के बिना जैसे मैं ही खो गई हूं। डिप्रेशन में भी ओमेगा 3 बहुत काम करता है, इंसोम्निया में, नींद में भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, तो बहुत सारी जगह अच्छे काम करता है। सर्वेश कोहली जी पूछ रहे हैं, सर मेरे राइट शोल्डर में पेन है, हड्डियों की आवाज आती है, शोल्डर को चलाते टाइम और घुटने में भी आवाज आती है, पेन भी लास्ट 8 मंथ से है, सर ये साइन हो सकता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का। कंफर्म
आप एक बार मैं कहूंगा कि ऑर्थो के टेस्ट आते हैं वो कराना चाहे करा लीजिए, वरना 20 दिन के लिए ओमेगा 3 हल्दी ऑर्थोप्रैश का कॉम्बिनेशन लेके देख लीजिए। अगर आपको 20 दिन में राहत आती है तो इसका मतलब है कि तुक्का पार है। ऑर्थोप्रैश आप 3 महीने कंटिन्यू कर लीजिए, ये हो जाएगा। एडवोकेट अजय पंडित जी पूछ रहे हैं अमेरिकन काऊ का मिल्क खराब होता है क्या? सर इसके पीछे कहानी आप लोगों ने बहुतों ने सुनी होगी, मैं दोहरा देता हूं। अमेरिका में कोई गाय ही नहीं है जिसे हम जर्सी गाय बोलते हैं, वो कोई अमेरिकन गाय नहीं है। अमेरिका ने व्हाइट रेवोल्यूशन इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था। व्हाइट रेवोल्यूशन में बढ़ती पॉपुलेशन के, बढ़ती मिल्क प्रोडक्शन के चैलेंजेस को, मिल्क डिमांड को हम मीट कैसे करें, और बढ़ते मीट प्रोडक्शन को, क्योंकि यूएस और बाकी कंट्रीज बीफ बहुत खाती हैं, तो उनको 2 चैलेंज थे कि इतना मीट और इतना दूध बढ़ती जनरेशन के हिसाब से आएगा कैसे, बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से आएगा कैसे। इसके लिए उनके साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि गाय बहुत कम दूध देती है और गाय में मांस भी बहुत कम होता है और गाय की प्रजनन शक्ति भी कम है, बच्चे कम देती है, इसलिए हम लोगों को गाय के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। गाय की क्रॉस ब्रीडिंग हुई सूअर के साथ और ऊंट के साथ, और इन तीनों का हाइब्रिड एनिमल बना जिसको हमने जर्सी गाय बोला। क्योंकि सूअर के शरीर पे मीट ज्यादा होता है, मांस ज्यादा होता है, सूअर बच्चे ज्यादा पैदा करता है, दूध ज्यादा देता है, इसलिए जर्सी गाय उनके नए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बढ़ती पॉपुलेशन के गैप में एकदम टकाटक फिट हो गई। जर्सी गाय असली गाय, प्राकृतिक गाय, मैं प्राकृतिक गाय बोलूंगा, आर्टिफिशियल गाय बोलूंगा, मैं अपना संदर्भ वहीं रखना चाहूंगा, सिंथेटिक गाय एंड नेचुरल गाय। तो जो प्राकृतिक गाय थी उसका दूध कम था। प्राकृतिक गाय से बहुत बड़ी तादाद में इस सिंथेटिक गाय ने सूअर की तरह दूध देना चालू किया, बहुत सारे बच्चों के लिए दूध दे सकती थी, और इसलिए सूअर की प्रॉपर्टी आई, मांस बहुत बढ़ा, दूध बहुत आया। तो चैलेंज तो मीट हो गया, लेकिन जैसे कोरोना से चमगादड़ की बीमारियां मनुष्यों में आ गई हैं, ऐसे ही इस सूअर की बीमारियां भी हम लोगों में आने लग गई। इस दूध को नाम दिया गया A1 काउ मिल्क प्रोटीन, A1 काउ मिल्क। A1 काउ मिल्क में क्या हुआ कि सिर्फ एक अमीनो एसिड, 58 नंबर का अमीनो एसिड हल्का सा चेंज हो गया और दूध की पूरी प्रवृत्ति चेंज हो गई। जो दूध नेचुरल गाय का, प्राकृतिक गाय का एंटी कैंसरस था, एंटी डायबिटिक था, उसका घी ताकत देता था, हमारे शरीर की मदद रखता था, ओमेगा 3 में पाया जाता है गाय के फैट में, GLA पाया जाता है, ALA पाया जाता है, हमारा CLA पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो आज की युवा जनरेशन कैप्सूल में फैट घटाने के लिए काम कर रही है, वहीं इसके में ऑपोजिट पाए जाने लग गए। इसका दूध इन्फ्लेमेटरी पाया गया। देसी गाय का एंटी इन्फ्लेमेटरी था, सूजन खत्म करता था हल्दी के साथ, इसका इन्फ्लेमेटरी पाया गया। हम लोगों को आजकल बोला जाता है लैक्टोज एलर्जी हो गई है। लैक्टोज एलर्जी मतलब दूध पीने से गैस एसिडिटी। ये दूध पीने से नहीं हुई, ये जर्सी गाय के दूध पीने से हुई है। आजकल ऑटोइम्यून डिजीज का दौर है, जिसमें डिजीज आती है डायबिटीज टाइप 2, जिसमें आता है लूपस, जिसमें आती है सोरायसिस, जिसमें आता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑटो इम्यूनिटी जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, वो फैलाने का रीजन भी यही गाय और इसका गाय का दूध है। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी में यह बोला गया है कि जिस प्रोटीन में 6 छल्ले नजर आए उसको अटैक कर देना। उसको अटैक करती है तो हमारी इम्यूनिटी कर देती है। ये दूध सीधा जाके घुलता है हमारे ब्लड के अंदर और ये फॉरेन पार्टिकल की तरह इन्वेड होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह इन्वेड होता है 6 छल्लों का, और इस पे अटैक कर देती है हमारी इम्यूनिटी। और जहां जहां तक ये दूध पहुंचा होता है, फैल गया होता है, वो जोड़ों तक पहुंचा, ये कहीं भी दूध घुला होता है, इसका पार्टिकल, इसका प्रोटीन घुला होता है, हमारे यहाँ पे मौजूदगी मिलती है, उन स्पॉट्स पे हमारी इम्यूनिटी अटैक करने लगती है और लगातार अटैक करती चली जाती है। इसलिए इस गाय का दूध
सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बढ़ावा दे रहा है, जो आज की तारीख में काबू नहीं आता। इसीलिए जब भी हम डायबिटीज का इलाज करते हैं या बाकी बीमारियों में, तो मैं बोलता हूं डेयरी प्रोडक्ट सबसे पहले बंद करो। आपको नहीं पता किस चीज से आ रहा हो। इस गाय के दूध से तो बहुत अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, हम वो पी सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि भैंस का दूध ज्यादा फैट कंटेंट रखता है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। गाढ़ा होता है, थिक होता है, आयुर्वेद की भाषा में बोले तो गुरु होता है, भारी होता है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कफ ज्यादा बनाएगा, लेकिन सेफ है। लेकिन जर्सी गाय का दूध तो कैंसर भी देता है, गट को इन्फ्लेमेशन भी देता है, गट के बैक्टीरिया की हालत भी बिगाड़ देता है, हमें बोलूं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी बना देता है हमारी बॉडी को, 100 प्रकार की विभिन्न बीमारियां देता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देता है। तो ये अमेरिकन काउ मिल्क या जर्सी गाय या सुअर का हाइब्रिड या सिंथेटिक काउ, आप किसी भी नाम से बुलाना चाहें, क्या खराब होता है और क्यों खराब होता है, शायद मैंने आपको रीजन दे दिया है। राजीव रोहिला जी पूछ रहे हैं क्या बीपी को भी कंट्रोल करता है ओमेगा 3? सर आपकी अगर नसें लचीली हो गई, बीपी क्या होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर मतलब खून तेजी से बह रहा है, लो ब्लड प्रेशर मतलब खून कम स्पीड से बह रहा है। ये अगर आपका खून का पाइप है तो इस तरीके से और इस तरीके से जो दबाव बनता है इधर और इधर, इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर अच्छे फैट की कमी में हमारी ये नसें हार्ड हो गई और मैं ये प्रेशर डालूंगा तो हाई बीपी है, और अगर ये नसें लचीली हुई तो हाई बीपी होगा ही नहीं मुझे। हम लोग बोलते हैं कि 100 का बीपी, 150 बीपी, 200 बीपी ज्यादा है, लेकिन जब बॉडी बिल्डर वेट उठाते हैं, पावर लिफ्ट मारते हैं, तो उस टाइम पे उनका ब्लड प्रेशर 400, 400, 350 नोट होता है। 350 ब्लड प्रेशर में भी उनकी नसें नहीं फटती हैं। उसका एकमात्र कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, जितनी जल्दी उनकी नसें जो होती हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड बड़ा यूज करते हैं, वो L-आर्जिनाइन का बड़ा यूज करते हैं, तो नसें जो होती हैं वो इलास्टिफाई हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड से या अच्छे फैट के यूज से। तो अच्छा फैट क्या करेगा कि नस को इतना फुला भी देगा और फिर नॉर्मल लाएगा। नॉर्मल तो उसने आना ही था, लेकिन नसों के फूलने की कैपेसिटी बता देती है कि आपकी बॉडी इलास्टिफाई है या प्लास्टिफाई है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो दवाई खा के मेंटेन कर रहा हो, मूर्ख है। उसकी नसें प्लास्टिफाई हो चुकी है, यानी उसके पूरे शरीर की ही नसें प्लास्टिफाई हो चुकी है, वो उनको इलास्टिफाई नहीं करना चाहता। ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेके, नेचुरल ऑयल खा के, नेचुरल फैट खा के, एक्सरसाइज करके, ऑक्सीजन में सांस लेके, डाइट घटा के, वो अपनी नसों को कभी भी इलास्टिफाई नहीं करना चाहता। वो क्या करेगा, हाई ब्लड प्रेशर को वैसोलिडेट कर करके करेगा। एक बार ये हार्ड होती इतनी हार्ड हो जाएंगी कि फिर वैसोलिडेशन भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये थोड़ी प्लास्टिफाई, थोड़ी इलास्टिसिटी है। अभी 20% प्लास्टिक बना, 80% इलास्टिक है, फिर 30% प्लास्टिक, 70% इलास्टिक। धीरे धीरे प्लास्टिफिकेशन की परसेंटेज उस गोली की आड़ में बढ़ा लोगे और एक दिन फिर हम अपनी किस्मत को बैठ के उस परमात्मा को धिक्कारेंगे, प्रकृति को धिक्कारेंगे, तो गलती नहीं है। तो बीपी की पूरी साइंस है, तो ओमेगा 3 इसमें जरूर हेल्प करता है। सुमित कुमार कह रहे हैं सर मैं अपनी मम्मी को ऑर्थो के साथ कैलमैक्स दे रहा हूं, तो कैलमैक्स को ओमेगा 3 से रिप्लेस कर दूं क्या? रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते सर, एडिशन कर सकते हैं, वरना कैलमैक्स ही रहने दो। प्रेम शंकर जी पूछ रहे हैं ओमेगा 369 में सर क्या डिफरेंस और इंपॉर्टेंस क्या है? सर तीनों की ही डिफरेंस है। अगर नेचुरल हो तो कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ इसमें नेचुरल और सिंथेटिक का ध्यान रखो। 369 का जितना ज्ञान मैं भी बांटूंगा, अल्फा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड का ज्ञान जितना मैं बांटूंगा उतना और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं ओमेगा 3 ज्यादा खाऊं, 6 ना खाऊं, 9 ना कंज्यूम करूं, और जिस सोर्स में आप ज्यादा ओमेगा 3 देखेंगे उसे सिंथेटिक पाएंगे। तो जितना मैं ज्ञान दूंगा उतना आप फंस जाओगे। नेचुरल में रहो रोनाल्डो, प्रेम शंकर, उतना फायदे में रहोगे। ओमेगा 369 की डेप्थ में मत जाओ, वरना मुझे बताना पड़ेगा कि इन दोनों की रेशियो होती है। रेशियो का ज्ञान लोगे तो कोई ना कोई अपने जाल में फंसा लेगा, सिंथेटिक का बहाना देके। तो नेचुरल में रहो। 369 का जो कॉम्बिनेशन आ रहा आने दो, तीनों ही हेल्दी हैं, तीनों लाइफ के लिए जरूरी हैं, बशर्ते सोर्स नेचुरल हो। सर बेस्ट टाइम टू टेक ओमेगा 3 बिफोर और आफ्टर मील? बिफोर मील। संजय चोपड़ा जी बोल रहे सर कुछ बाहर की कंपनियां फिश के रूप में ओमेगा देती हैं। सर वो फिश ऑयल के बीच में ओमेगा नहीं देती हैं,
वो मौत देती है। 300 mg 400 mg कैप्सूल की कीमत आपसे क्या लेती है वो देखिए। वो आपके जेब पे भी डाका डाल रहे हैं, आपकी सेहत पे भी डाका डाल रहे हैं। दिनेश कपूर जी बोलते हैं मदर इन लॉ को गठिया लास्ट 10 साल से, क्या डाइट लें एंड क्या मेडिसिन ले। सर पूरा दिनेश जी मैंने बता दिया। गठिया में यूरिक एसिड है या आरे है, और आरे का भी मैं बता चुका हूं। ओमेगा 3 और हल्दी मददगार हो सकती हैं। और डाइट में बता चुका हूं कि जोड़ों के दर्द में हाँ आपको परहेज करना चाहिए विटामिन सी की नेचुरल चीजों से। ठंडी चीज कम मात्रा में खानी चाहिए, बहुत कम मात्रा में। ठंडी चीजें ना खाएं, दही रात को ना खाएं, इन चीजों का परहेज है। बाकी डाइट मैंने बता दी, उबली हुई सब्जियां और कम कार्बोहाइड्रेट ले, तभी हो पाएगा। बाकी ये बड़ा ब्रीफ चैप्टर है, किसी दिन अकेले में बैठेंगे तो बता पाऊंगा। नीरू भटनागर मैम पूछ रही है सर लेफ्ट साइड लेग एंड लेफ्ट हैंड में पेन है, क्या करना है। मैम जब तक डिटेल नहीं होगा मुझे मालूम नहीं पता लगेगा कि किस वजह से पेन है, मुझे उसके लिए कुछ ग्राउंड चाहिए। मुनेश चौहान जी पूछ रही सर अपने टी ने पीने का बहुत अच्छा तरीका बताया है, मैं कोशिश करूंगी चाय छोड़ दूं। थैंक यू सर, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अगर मेरे बताने से आपको कुछ इफेक्ट होता, फायदा होता है, मैं सौभाग्यशाली हूं। जिग्नेश भट्ट जी कह रहे सर व्यारा से सुरेखा मैडम जो लाइव मीटिंग्स में भी हैं, उनकी घुटनों के एंड कमर दर्द की शिकायत में ऑर्थोप्रास एंड कैलमैक्स दिया, सिर्फ एक हफ्ते में उनको गजब का पेन रिलीफ हुआ था। उन्होंने शोपिली एंड जनसेवा का प्रण लिया। थैंक यू देरजन, थैंक यू सर। अरुण कुमार राजौरा बोले सर मेरे भाई को बचपन से कैटरेक्ट तो उसे ठीक कर सकता है। बोन प्रॉब्लम को सर थोड़ा बहुत रिजल्ट आ सकता है, पूरा ठीक होने के चांसेस नहीं है सर। ओमेगा किसी भी एज के व्यक्ति को दे सकते हैं, बिल्कुल विशाल, किसी भी उम्र के आदमी को दिया जा सकता है। राखी राणा बोल रही है माई कजन एंड माई आंट बोथ आर वर्किंग विद अस, दे गेव ओमेगा टू समवन फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, आफ्टर टेकिंग फॉर 2 months ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। इमरान पूछ रहे हैं आजकल से वर्कआउट कर रहा हूं आफ्टर 2 year, तो बॉडी बहुत ज्यादा पेन थी, ओमेगा रेगुलर ले रहा हूं, बहुत रिलैक्स फील हो रहा आफ्टर यूजिंग ओमेगा 3। थैंक यू। राजीव रोहिला जी पूछ रहे हैं सर वेस्टीज भी फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल दे रही है, हमारा ओमेगा उससे कितना बेहतर है। पहली बात यह है सर कि वो 500 mg का कैप्सूल देते हैं, हम डबल डोज में हैं। दूसरी बात हम नेचुरल हैं, वो सिंथेटिक हैं। अलसी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप निकाल लीजिए और वो थर्मोकोल को नहीं पिघलाएगा। हमारा निकाल लीजिए, हमारा भी नहीं पिघलाता है। अगर उनका पिघला रहा है इसका मतलब वो प्योर नेचुरल ऑयल तो हो नहीं सकता। अगर कोई बोलता है जी वो प्योर नेचुरल ऑयल है तो आप उसके साथ बाजार में जाइए, अगर वो काम करे और माइंड चेंज करे, वरना अपना टाइम एफर्ट दिन खराब मत करिएगा। अगर वो आपके सामने अलसी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकाल के थर्मोकोल को पिघला के दिखला दे तो आप उनका नेचुरल मान लीजिएगा, नहीं है तो सर फिर सिंथेटिक तो सिंथेटिक ही रहेगा। बॉडी पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू इमरान। चंद्रिका बहन पूछ रही है सर हमें पूरे दिन फ्रूट सैलेड कच्चा ही खाते हैं, रात को एक टाइम ही पकाया खाना खाते हैं, वायु होता है, आज पता चला क्यों। थैंक यू मैम। संजीव सालवान जी पूछ रहे हैं एंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम में क्या दे सकते हैं। सर ये सारे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो मैं टॉपिक के शुरुआत में ले चुका हूं कि हड्डियों में से कुछ भी निकल जाना, हड्डियों का भुरभुरापन आना, डीजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस में आप स्पॉन्डिलाइटिस ले लीजिए, सर्वाइकल ले लीजिए, ओस्टियोपोराइसिस ले लीजिए, ओस्टियोमैलेशिया ले लीजिए, आप कितने भी इसमें जोड़ लीजिए, या हम जिसको एवियन बोलते हैं एवियन ले लीजिए, सब डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं। डीजेनरेटिव डिजीजेस में सबसे पहला ख्याल जो मैंने सेशन के शुरुआत में ही बता दिया था कि पहले तो हड्डियों में से कैल्शियम और बाकी हड्डियों में से निकल के ना जाए, उसकी रोकथाम जरूरी है। क्योंकि जब तक ब्लड में बफरिंग में आपका यूज होता रहेगा तब तक हम कोई आराम नहीं दे सकते। उसके बाद हल्दी देना चालू करिए, कैलमैक्स देना चालू करिए, ओमेगा 3 देना चालू करिए, रिजल्ट आएगा सर। M9 F9 में से कोई दीजिए, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन फैक्ट्री का रुकना जरूरी है। अगर व्यक्ति कहे कि जी मुझे स्पॉन्डिलाइसिस से बाहर निकलना, मुझे एवियन से बाहर निकलना है, या मुझे ओस्टियोपोरोसिस के बाहर निकलना है, ओस्टियोमैलेशिया के बाहर निकलना है, और मैं चीनी भी खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, रूअफ़ज़ा भी पीऊंगा, एपी भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा और मैं बाहर भी आ जाऊंगा, तो बॉस हमें बाहर रहने दो, हमें चैन से जीने दो। हम क्षमा प्रार्थी है कि हमने आपके साथ संवाद किया। थैंक यू सो मच।
शिल्पा बाड़िया मैम पूछ रही है सर, हस्बैंड को नीज प्रॉब्लम है, हड्डियों में आवाज भी, उठने बैठने में जॉइंट्स पेन भी रहता है, क्या देना चाहिए? कैलमैक्स, हल्दी, ओमेगा 3 एंड ऑर्थोप्राश मैम। लोकेश कुमार बोल रहे हैं सर, मैंने किसी को ऑर्थोप्राश एंड कैलमैक्स दिया था, उसे कुछ रिलीफ तो आया बट उन्हें बीपी हाई और घबराहट जैसी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये किस वजह से हो सकता है? ऑर्थो प्रॉब्लम जो होती है वो, जैसे मैंने कहा, सर्दी रहेगी बॉडी में, जकड़न हो जाएगी, तो ऑर्थो पेन में हम रिलीफ नहीं कर सकते। इसलिए ऑर्थोप्राश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त बढ़ाती हैं। कई लोगों की बॉडी जब कमजोर होती है तो पित्त को हैंडल नहीं कर पाती है, तो जब पित्त हैंडल नहीं हो पाएगा तो बीपी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को ऑर्थोप्राश की डोज एक समय कर दीजिए, कम कर दीजिए। साथ में उनसे कंफर्म पूछिए कि दूध ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं तो दिन में पानी और ज्यादा बढ़ाइए उनका, प्लस उनको दिन में एक टाइम सेंधा नमक का नींबू पानी लेने के लिए बोलिए, ताकि उनका पित्त कंट्रोल में रहे। संध्या रानी बोल रही हैं सर, मेरे बैक पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया ओमेगा से और टायर्ड नहीं लगता है सर। थैंक यू सो मच संध्या, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी पूछ रहे हैं सर, एक्सरसाइज करने के बाद अगर ओमेगा खाए तो क्या बेटर है, वाटर के साथ या मिल्क के साथ? ओमेगा 3 केवल वाटर के साथ सर, नो मिल्क, नथिंग। राजीव वर्मा जी बोल रहे हैं M9 ऑलरेडी नाइट में ले रहा हूं। हाँ तो सुबह एक ले लीजिए सर। सर्वेश कोहली जी पूछ रहे हैं सर, एक गेस्ट को एसिड होता है और खाना बैक आता है, क्या देना चाहिए? सर एसिड होता है, किस वजह से होता है, केस बड़ा पर्टिकुलर है, डिटेल लेके दीजिएगा। छोटी इंफॉर्मेशन के तहत बड़े समाधान नहीं हो सकते। छोटी इंफॉर्मेशन में छोटा बता देता हूं सर, जीआईटी देख के देख लीजिए, कैल्शियम देख के देख लीजिए, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, वरना डिटेल डिस्कशन करेंगे। समेता मानस पटेल बोल रही हैं, डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से मेरे 4 साल से मैं बहुत बीमार एंड कमजोर थी। मेरे को डॉक्टर को बोल बोल के थक गई थी कि मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर को बोल बोल के थक गए थे कि मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी। मैं खाना भी नहीं बना पाती थी ठीक से, सो भी नहीं पा रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी। रतन सर से ओमेगा 3 के बारे में सुनी एंड उनसे 17 कैप्सूल लेके आ गई थी एंड वहां से ही खाना शुरू कर दी थी। 3 दिन के बाद मेरी बॉडी में बहुत से परिवर्तन होने लगे, मैं ठीक से सो पाई, काम कर पाई, डिप्रेशन से ही बाहर आया। पूछिए मत, मुझे तो जैसे स्वर्ग का अमृत ही मिल गया था। थैंक्स रतन सर, थैंक्स डागर सर, थैंक्स द रिजनाइन, आप सब ने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू सो मच समिता मैम शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। मनोज कुमार, फ्लैक्स सीड ऑयल तीसी के तेल से भी ओमेगा की जगह इक्वल में लेना कैसा रहेगा? फ्लैक्सीड और तीसी एक ही चीज होती है सर। रंजीत सिंह सर, 1 चम्मच सुबह दे और 1 चम्मच दोपहर को दे, ऑर्थोप्राश कितने दिन चलेगा तथा इसकी मनी बैक गारंटी या वारंटी है? रंजीत जी, मनी बैक गारंटी थी जो अब हमने खारिज कर दी है, क्योंकि कुछ लोगों ने चालाकी की थी। तो सिंपल सी चीज है सर, किसी को 20 दिन देके देखिए, अगर 1 महीने में 20 दिन में वो 10-15% का रिजल्ट आता है तो आप 5 से 6 बोतल उनको रिकमेंड करिए, वरना मत करिए। और ये बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है। समझिए कि अगर डॉक्टर्स ने घुटने बदलने के लिए 5-6 लाख का ऑपरेशन बोल दिया, ये किसी भी उम्र के पेशेंट को दे सकते हैं, और कितनी भी बुरी हालत हो, कितना भी पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको दे सकते हैं। अगर रिजल्ट आया 20 दिन में 15-20%, 10% का, तो रिजल्ट बहुत ही कमाल के आएंगे। अच्छा, ये गारंटी है। तो आप 1 बोतल सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सर आप 10,000 रुपए में भी किसी के घुटने या 15,000 में भी ठीक कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे सस्ता इलाज पूरे वर्ल्ड में जोड़ों के दर्द का और कहीं नहीं है। इस चक्कर में लोग पेन किलर खा खा के घुटनों को तो खराब कर ही लेते हैं, लीवर और किडनीज को भी सड़ा लेते हैं। एक घुटने का दर्द एक आदमी को जीवन में 15-20 लाख रुपए का पड़ता ही पड़ता है। अगर उसकी 1% से भी कम कीमत में बंदा ठीक हो जाए तो इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है। मैं जितना बोलूं बहुत कम। एक दिन ओमेगा 3 के बिना जैसे खाना ही नहीं खाई हूं ऐसा लगता है। समिता मैडम थैंक यू। प्रगति गायकवाड़ मैडम, मैंने उसको हल्दी और डे केयर दिया है, वैसे तो मैं सवाल भूल गया हूं तो आई एम सॉरी। पिक्सी प्रीत पूछ रहे हैं सर, मेरे नानी की आइज से पानी बहता रहता है, दवाइयां भी बहुत ले ली बट कोई आराम नहीं है, तो उन्हें क्या लेना चाहिए? ओमेगा 3 ट्राई कर लीजिए सर। कृष्ण शुक्ला जी पूछ रहे हैं सर, ओमेगा कैंसर पे भी काम करता है? ओमेगा 3 हर चीज पे काम करता है सर, एक जनरल सप्लीमेंट, जनरल टॉनिक है। कैंसर में अगर कोई भी फूड सस्टेन्ड रिलीज का जाएगा
तो कैंसर फैलने की स्पीड कम हो जाती है। जयंता बैस्या बोल रहे हैं, माई फ्रेंड टेक omega-3 फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम सोल्व इन 2 months बट ट्राइग्लाइसराइड इन हाई वैल्यू। उसके लिए सर वो दे दीजिए, एंजॉय दे दीजिए, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। खाली omega-3 से तो लंबा टाइम लेता है, omega-3 विद एंजॉय दे दीजिए, हो जाएगा सर। समिता मानस पटेल, omega-3 के कैप्सूल में फेशियल भी कर लेती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यह जीवे में मैं सबको सजेस्ट नहीं दूंगा। नीरू भटनागर मैम फिर सवाल पूछ रही है, सर लेफ्ट लेग एंड हैंड में पेन हो रहा है, क्या करें? मैम ये किस वजह से पेन हो रहा है, जब तक डिटेल नहीं बताएंगे मैं हेल्प नहीं कर सकता। वो चोट का पेन है, एक्सरसाइज का पेन है, और यूरिक एसिड का पेन है, या नर्व्स का पेन है, बड़े सारी वजह से पेन हो सकता है। वहां पे अगर देखिए छोटा वन लाइनर बता रहे हैं तो वन लाइन ये है कि मैं पूरा डिटेल नहीं सुन पाऊंगा तो डिटेल बता भी नहीं सकता कितने से क्या है। तो अगर छोटा ब्रीफ बताएंगे तो छोटे में फिर जीआईटी लगा लीजिए। राजीव रोहिला जी पूछ रहे हैं, सर फैट बर्नर की बात हुई तो पूछ रहा हूं हमारे वेट गेनर के बारे में क्या कहते हैं? सर जिस दिन जिम आएगा उस दिन खूब कहूंगा। विजेंद्र छिल्लर जी पूछ रहे हैं, सर माई मदर एज 80 years हैविंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, प्लीज सजेस्ट। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए सर सबसे पहले तो दूध में 1 चम्मच घी दे के देखिए, अगर उससे कॉन्स्टिपेशन ईज ऑफ होता है तो ठीक है, वरना जीआईटी पानी में दीजिए। और उम्र ज्यादा, इससे ज्यादा इसलिए कर नहीं सकते, इतना ही दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। पिंकी बैश्या, सर क्या कमर दर्द स्पॉन्डिलाइटिस में ऑर्थोप्राश काम करेगा? नहीं तो क्या दे सकते हैं? मैम कर भी सकता है थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया स्पॉन्डिलाइटिस का जो जवाब मैंने पहले भी दिया है। पहले बॉडी से निकलने वाले डिजेनरेटिव डिजीजेस में हड्डियों से निकलने वाले मिनरल्स को स्टॉप करना जरूरी है। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद हमारी हल्दी, कैलमैक्स और इसमें पेन में M9, F9, omega-3 ये चीजें कामयाब हो सकती है। इनका कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। रेखानु मैडम पूछ रही, आंखों की परेशानी के लिए क्या ले? धीरे धीरे कम दिखना स्टार्ट हो गया, omega-3 लीजिए और प्योर शहद लगाइए आंखों में, मैम फायदा होगा। प्रेरणा राणा बता रही है, मेरे ब्रदर को अच्छा रिजल्ट मिला एडीएचडी में omega-3 से। शांतनु अरोड़ा बता रहे हैं, मॉर्निंग सिकनेस में omega-3 क्या काम कर सकता है और क्या दिया जा सकता है? शांतनु मॉर्निंग सिकनेस में तो M9, F9 दे दीजिए साहब, बस सब कुछ है, रिजल्ट ही बड़ा बढ़िया है। रंजीत जी बोल रहे हैं, सर आज की ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखने को मिला, इसका इफेक्ट फील्ड में दिखेगा, जिस चीज की कमी मुझे महसूस हो रही थी वह धीरे धीरे पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत। प्रेम शंकर बता रहे हैं, मम्मी को ऑर्थोप्राश से बहुत रिलीफ है जॉइंट्स में। सर पहले से बहुत, सर जो पहले किसी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही थी। थैंक यू प्रेम। शांतनु, बॉडी में वाटर रिटेंशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? शॉर्ट्स में ये सवाल करिएगा शांतनु, जब शॉर्ट्स की बात करूंगा तब इसका जवाब दूंगा, तब तक हल्दी जरूर लें। पायल जगदीश सिंह पूछ रहे हैं, सर मेरे पेरेंट्स को स्लीप डिस्क है तो उनको क्या दूं? सुबह उठने में बहुत देर होता है उनको। पायल M9, F9 के साथ कैलमैक्स देके देख लीजिए। नरेश सक्सेना जी पूछ रहे हैं, सर कुछ लोग रोस्टेड अलसी का यूज करते हैं, क्या ये ठीक है? सर मैंने अभी कहा, हॉट प्रोसेस ऑयल फायदेमंद चीज नहीं होते हैं। भुनी हुई अलसी लिग्नेंस के लिए यूज की जाती है, ना कि ऑयल्स के लिए। तो जो भुनी हुई अलसी खाते हैं वो लिग्नेंस कर सकते हैं, और वो कुछ टाइम में देख सकते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाएगा अगर किसी दिन ज्यादा मात्रा में खा ली तो। मनोज साहू जी पूछ रहे, सर मेरी दादी की घुटनों की हड्डियां निकल गई हैं तो उसे क्या देना चाहिए, जो कि बरसात के दिनों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? घुटनों की हड्डियां निकल गई हैं, नहीं समझ आया सर। मुकेश कुमार, सर माई हैज हाइपरथायरॉइड, TSH बढ़ता है, कौन माई सर? इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, टेम्परेचर फील होता है समटाइम 99, बॉडी फील रहता है, पेन किलर चलता रहता, प्लीज एडवाइस। सर हाइपोथायराइड है, TSH है, इम्यून सिस्टम वीक है, टेम्परेचर फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन और आयरन चेक कराइए। और देना है तो पहले ये चेक कराए बिना देना मत शू करिएगा, मतलब
इसको चेक करे बिना कंटिन्यू मत करिएगा, करवाना बड़ा ज़रूरी है। अब माई मेल है या फीमेल है सर मैं नहीं जानता हूं, फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा, जैसे आप बता रहे हो। अगर ऐसा है तो इनको F9 दीजिए, कैल्शियम दीजिए, हल्दी दीजिए और धनिया दीजिए। सौम्य ज्योति जी बता रहे हैं पायल चक्रवर्ती वाज टेकन ऑर्थोप्रास 2 पैक इज गोइंग टू फिनिश राइट नाउ, इट इज गेटिंग रिलीफ, नो जॉइंट पेन, आई होप शी रिक्वायर टू कंटिन्यू, थैंक्स फॉर द प्रोडक्ट। सर 5 बोतल जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इतना लग जाता तो 2 बोतल में कोर्स मत खत्म करिएगा। संजीव उड़ा भैया बता रहे ऑर्थोप्रास के अमेजिंग रिजल्ट, सो मेनी पीपल हैव गॉट रिलीफ फ्रॉम नी पेन। थैंक यू सो मच संजीव भैया। और कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं भी आता है तो 1%, 2%, 5% अवॉइड करना है 15-20 दिन में। बाद में ज्यादातर लोगों का आप देखेंगे या तो यूरिक एसिड होगा या रिमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं नागराज क्यों बन रहा हूं? पिक्सी प्रीत पूछ रहे हैं स्पाइन नर्व्स वीक हो रखी हैं सर मेरे एक फ्रेंड की, तो क्या देना चाहिए? नर्वस सिस्टम में ओमेगा 3 बेटर रहता है और लीवर को ठीक कर दीजिए। प्रकाश जी पूछ रहे कैन ऑर्थोप्रास बी कंज्यूम्ड फॉर बैक पेन विद पेशेंट हैविंग डायबिटीज? हाँ बिल्कुल यूज किया जा सकता है सर, रिजल्ट कमिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर बैक पेन है तो हल्दी, कैलमैक्स, ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन दीजिएगा। और बैक पेन पे ऑर्थोप्रास से ज्यादा रिजल्ट हमें M9 F9 के आ रहे हैं। नी पेन में चिकली गुजरात में 15+ दर्दी का ऑर्थोप्रास चालू है, रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं। देविदास जी ने टेस्टिमोनीज वीडियोस भी लिए, ऑर्थोप्रास जबरदस्त है, थैंक यू सर। मनोज साहू घुटनों में दर्द और सूजन, ओके मनोज साहू जी घुटनों में दर्द और सूजन बरसात में हो जाती है, क्या देना चाहिए? हल्दी, ओमेगा 3, ऑर्थोप्रास दीजिए, रिजल्ट आएगा मनोज। सोनाली पाठक अमेजिंग ट्रेनिंग सर, थैंक यू, इतना डीप नॉलेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोनाली। सुरेंद्र जायसवाल जी पूछ रहे हैं सर पैरों में सूजन और दर्द रहता है, क्या देना चाहिए? मैं पहले भी कई बार बता रहा हूं सर, सूजन किडनी की वजह से भी होती है, किडनी का टेस्ट जरूर करा लीजिए, ब्लड रिपोर्ट जरूर करा लीजिए। पैसा बचाने के चक्कर में हम कई बार बड़ा नुकसान करा लेते हैं, डायरेक्ट समाधान चाहते हैं। डायरेक्ट समाधान से ज्यादा मुझे जितना डिटेल देंगे, ब्लड टेस्ट की भी देंगे कि सर ये सिम्टम्स है, ये ब्लड टेस्ट था, या ब्लड टेस्ट पूछ के करा के पूछें, तो वो सवाल ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, सूजन अगर रह रही है तो ओमेगा 3, हल्दी, कैलमैक्स, ऑर्थोप्रास ये दीजिए, रिजल्ट आएगा। सुमित कुमार पूछ रहे हैं मेरे अंकल को डिस्क की प्रॉब्लम है और उन्हें क्या सजेस्ट करूं? पायल ये सवाल कर चुकी है, उनको मैं जवाब दे चुका हूं सुमित, उसी जवाब के साथ आगे बढ़े। तो अब मेरे ख्याल से ना कोई सवाल है ना कोई टेस्टिमनी है, तो मेरे हिसाब से लेट्स रोल डाउन द सेशन। कल मिलते हैं 2:30 बजे, आधा मिनट 1 मिनट और है, किसी को सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल से गुड बाय। चलिए, नो मोर क्वेश्चन इज कमिंग, सो आई होप वी हैड अ गुड सेशन टुडे। टुमारो मीट यू। 2 प्रोडक्ट और हमारे निपट गए हैं, अब 2-3 दिन में हमारे लगभग सारे प्रोडक्ट निपटने पर हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ज्ञान आपको फील्ड में आपका बिजनेस डेवलप करने में मदद करेगा। विद माई गुड विशेज, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सेल्फ हैप्पी, लेट मी साइन ऑफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं 2:30 बजे।